नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लाइव क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग जो पॉलिटी के महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन है उसको हम लोग एनालाइज भी करेंगे। साथ साथ आप लोगों को क्वेश्चन अटेंड करने की क्या अप्रोच होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोग अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी एग्जाम के हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे यूपीएससी हो या आरपीएससी हो। तो आप लोगों को बस काम यही करना है, अपने आप को एनालाइज करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप लोग पेन और कॉपी ले लीजिए और जो जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं उसके आंसर अपने साथ रखिए। जो गलत हो रहा है उसको गलत के रूप में देखिए और जो सही हो रहा है सही के रूप में। और एंड में आप लोगों को एनालाइज करना है कि आप लोगों के कितने गलत और कितने सही हो रहे हैं और कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके अलावा दोस्तों, पर क्वेश्चन के बाद में आप लोगों को मैं कुछ टाइम दूंगा आंसर देने के लिए। साथ साथ आप कमेंट में आंसर देते जाना है और किनके सही हो रहा है किनके नहीं हो रहा है ये आप लोगों को जरूर बताना है, जिससे आप लोगों को आइडिया मिल सके। जो टॉप 10 होंगे जिनके आंसर सबसे अच्छे होंगे कमेंट बॉक्स में जब आप बताओगे तभी मैं आप लोगों के उनके नाम भी लूंगा। तो आप लोगों को ये इस चीज पर ध्यान देना है कि आप लोगों को क्वेश्चन किस प्रकार अटेंड करने हैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है। तो ठीक है दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, दो दोस्तों ऑलरेडी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, वो है निम्न विशेषताओं पर विचार कीजिए। ये क्या कह रहे हैं, नीचे विशेषताएं दी रखी है, इन पर विचार करना है। तो सबसे पहली विशेषता क्या दे रखी है, सबसे पहला स्टेटमेंट है वो है राष्ट्रपति का नाम मात्र का प्रमुख होना। तो अभी आप लोगों को इतना ध्यान नहीं देना, अभी एक बार पढ़ना है आप लोगों को। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कैबिनेट का सामूहिक उत्तरदायित्व। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहे हैं विधायिका के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायित्व होना। और चौथा स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। तो ये कह रहे हैं, यहां से क्वेश्चन देख सकते हैं आप, उपरोक्त में से कौन सी जो सरकार की संसदीय व्यवस्था के गुण हैं। ये कह रहे हैं इस क्वेश्चन में सरकार की संसदीय व्यवस्था के गुण कौन से हैं, जो ऊपर दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो अभी आप लोगों को सही को चूज करना है। तो आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्या ए है, क्या बी है, क्या सी है, क्या डी है। अभी आप लोग फटाफट इसको आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं, स्क्रीन को होल्ड करके आप लोग बता सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों के लिए कुछ समय दे रहा हूं, फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका जो आंसर है वो है आंसर सी, मतलब जो सी वाला ऑप्शन है ये आपके हैं आंसर। क्यों, अभी हम लोग इसको एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, यहां पर ध्यान दीजिए। ये जो पहला स्टेटमेंट है ये क्या कह रहा है, राष्ट्रपति का नाम मात्र का प्रमुख होना। तो ये कह रहे हैं कि जो सरकार की संसदीय व्यवस्था है इसमें राष्ट्रपति क्या है, नाम मात्र का प्रमुख है। ये केवल राज्य का या देश का प्रमुख है, लेकिन सरकार का जो प्रमुख है वो कौन है, प्रधानमंत्री। तो ये कहना चाहता है राष्ट्रपति का नाम मात्र का प्रमुख होना ये एक प्रकार की संसदीय व्यवस्था का गुण है। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। तो पहला स्टेटमेंट हमारे क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, अब हम लोग दूसरे स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं, कैबिनेट का सामूहिक उत्तरदायित्व। तो अभी आप लोगों के दिमाग में थोड़ा कंफ्यूजन हो रखा है क्योंकि क्वेश्चन को शांति से पढ़ना जरूरी है। तो कैबिनेट का सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब अभी थोड़ा क्लियर नहीं है कि भाई सामूहिक उत्तरदायित्व की तो बात की गई है जो कि हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन इसका जो किसके प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व ये थोड़ा कंफ्यूजन है। तो मैं इसको क्या, अभी मैं इसको होल्ड पर रख रहा हूं। मैं अब आगे वाले स्टेटमेंट में क्या मेरा एलिमिनेशन से हो सकता है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है विधायिका के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायित्व। तो आपके दिमाग में एकदम क्लीन कट आ गया होगा ये जो मुख्य सिद्धांत कह सकते हैं संसदीय सरकार का। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही हो गया है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगर आप पहले और तीसरे स्टेटमेंट बेस पर भी करना चाहते हैं तो हो सकता है 1 और 3 ऑप्शन किसमें दिख रहा है, इसमें नहीं, 1 और 3 केवल 3 है, इसमें 1 और 3 बिल्कुल नहीं है, और इसमें 1 और 3 है और इसमें 1 और 3 है, मतलब इन दोनों में से एक आपका आंसर है। तो आपके सामने अभी मैं चौथा स्टेटमेंट पढ़ने जा रहा हूं। चौथा स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, सरकार के पृथक्करण का सिद्धांत, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। तो आप लोगों को ये पता है ये भी क्या है, संसदीय व्यवस्था का मुख्य गुण के रूप में जाना जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, चौथा भी सही है, तीसरा भी सही है और एक भी सही है। यहाँ पर उपरोक्त सभी तो कोई ऑप्शन है नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, 1, 3 और 4 है जो हमारा राइट आंसर है। और रही बात जो ये गलत आंसर है क्यों है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, कैबिनेट का सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति है ये नहीं बताया गया है। कैबिनेट का सामूहिक उत्तरदायित्व ये कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है। यहाँ पर हो सकता है मंत्रिपरिषद का या कैबिनेट का सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति या सामूहिक उत्तरदायित्व संसद के प्रति होता, तो ये अपने आप में ये कंप्लीट स्टेटमेंट होता है। इसका मतलब ये क्या है,
ये गलत हैं और बाकी वाले सही है। तो आप लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग जल्दी से बता दीजिए किनका सही हुआ है और किनका गलत हुआ है। मैं आगे वाले क्वेश्चन को आपके सामने लेके आ रहा हूं। ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, निम्न में से किसने राज्य नीति निर्देशक के निदेशक तत्वों, ये क्या कह रहा है, किसने राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, जो नीति निर्देशक तत्व क्या कहा गया, संविधान की आत्मा बताया। तो आप लोगों को ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, तो ध्यान रखना है आप लोगों को, इनमें से क्या ए, बी, सी और डी में से कौन सा आंसर सही है, फटाफट आप लोगों को बता दीजिए। मैं थोड़ा आप लोगों को टाइम दे रहा हूं। इसका जो आंसर है वो क्या है, इसका आंसर है ए। क्यों है, अभी देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। राज्य की नीति के, जो राज्य की नीति बनाने के लिए निर्देशक तत्व है डीपीएसपी, ठीक है ना, जिसको क्या कहा गया, संविधान की आत्मा। तो संविधान की आत्मा किसने कहा नीति निर्देशक तत्वों को, जो वो हैं ग्रैनविले आइंस्टीन या ग्रैनविल आइंस्टीन ने ये जो बताया है, जो संविधान की आत्मा क्या है, नीति निर्देशक तत्व एक प्रकार से संविधान की आत्मा है। तो फटाफट अपन अपने आंसर है कमेंट बॉक्स में बताएं किनका सही हुआ किनका गलत हुआ। ये रहा आपके सामने तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो फटाफट स्क्रीन को होल्ड करके आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर क्या है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय का, क्या कह रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने वाले व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए। ये क्या कह रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने वाले व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसमें पहला स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, नियुक्ति की तिथि को, या नियुक्ति की तिथि से 30 वर्ष से कम नहीं हो, नियुक्ति की तिथि के 35 वर्ष से कम नहीं, नियुक्ति की तिथि को 40 वर्ष से कम नहीं, और कोई आयु निर्धारित नहीं है। फटाफट इसके आंसर बताइए। मैं आप लोगों को कुछ जल्दी से स्क्रीन को पॉज करके आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर है कोई आयु निर्धारित नहीं है। इसका आंसर क्या है, डी है, ठीक है ना। आप लोगों को बताना है ये सवाल किनके सही हुआ किनके गलत हुआ, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है, क्योंकि आप लोगों ने चाहे लोकसभा का सदस्य बनने के लिए या लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए, या आप लोग कह सकते हैं प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनने के लिए एक आयु निर्धारित की गई है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के या न्यायाधीश बनने वाले व्यक्ति की आयु का निर्धारण नहीं किया गया संविधान में। तो आप लोगों को यह बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या है तीसरे का, डी। अब मैं आगे वाले क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, तो फटाफट इसका आंसर को पहले अपन क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। भारत के संविधान, ये क्या कह रहे हैं, भारत के संविधान की किस अनुसूची में वे 3 सूचियां हैं जो केंद्र और राज्य के बीच अधिकारों को बंटवारा करती हैं। तो ये क्या कह रहा है, सवाल को आराम से ध्यान देना है कि वो 3 सूचियां हैं, ठीक है ना, तो वो केंद्र और राज्य के बीच बंटवारा का काम करती है। तो इसमें देखिए दोस्तों, हम लोग देखेंगे केंद्र की सूची अलग दिखा बता रखी है, राज्य की सूची और समवर्ती सूची। इसमें हम लोग 3 सूचियां कौन सी देंगे, एक तो केंद्र सूची है, केंद्रीय सूची केंद्रीय होगी, एक राज्य सूची होगी, और जिसमें केंद्र में केंद्र को अधिकार दिए गए, राज्य को राज्य सूची, और एक हो गई समवर्ती सूची। क्या है, समवर्ती सूची, जिसमें हम लोग देखेंगे केंद्रीय सूची। केंद्रीय सूची में जो केंद्र को अधिकार दिए गए हैं, जो केंद्र के लिए जो पर्टिकुलर स्पेशल राइट्स दिए गए हैं, दूसरे में राज्य को स्पेशल राइट दिए गए हैं, और तीसरी है जो सेंट्रल प्लस स्टेट के लिए बताई गई है। तो इन तीनों को, ये जो 3 सूचियां हैं कौन कौन सी, केंद्रीय सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों को दिया गया है कि ये आपको अधिकार दिए गए हैं। तो ये आपको बताना चाहिए, ये जो तीनों सूचियां हैं किसके अंतर्गत आ रही है, किस अनुसूची के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। तो इसका प्रावधान किया गया है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है, जिसमें इन तीनों सूचियों के बारे में बताया गया है। तो आप जल्दी से बता सकते हैं किनका सही हुआ और किनका गलत हुआ है। अब मैं आपके सामने 5वां क्वेश्चन रखने जा रहा हूं। ये रहा आपके सामने 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, संसद राज्य सूची, क्या कह रहा है 5वां क्वेश्चन, संसद राज्य सूची के इस विषय पर कानून बना सकती है, बस शर्तें, क्या कह रहे हैं, क्या शर्तें, क्या मामला राष्ट्रीय हित का हो, या हो सकता है राज्य के हित का हो, या लोक हित का हो, या अल्पसंख्यकों के हित का हो। तो आपके सामने ये चारों ऑप्शंस हैं, जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर है वो है क्या है, इसका आंसर है राष्ट्रीय हित का मामला हो। जब राष्ट्रीय हित से संबंधित कोई भी मामला हो तो संसद
राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है? नहीं तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोगों ने अभी पिछले में हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन है उसमें हम लोगों ने जाना जो राज्य सूची है, केंद्रीय सूची है और समवर्ती सूची है। तो केंद्रीय सूची को केंद्र को अधिकार दिया गया, राज्य सूची में जो विषय है वो राज्य सूची को अधिकार दिए गए हैं, और समवर्ती सूची है जो जिसमें राज्य और क्या है केंद्र दोनों उसमें शामिल हैं। तो ये कहना चाहता है कि राज्य सूची में अगर राष्ट्रीय हित से जुड़ा हुआ कोई भी मामला हो तो क्या होगा, इसमें राष्ट्रीय हित से जुड़ा हुआ मामला होगा तो संसद क्या है उस राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। क्लियर हो गया? तो ये बहुत अपने आप में बहुत अलग सवाल था, ये आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है ना। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब आपके सामने आ गया छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से वो कौन सा मुख्य सिद्धांत है जिसके आधार पर संसदीय सरकार कार्य करती है? ये क्या कह रहा है, निम्न में से वो कौन सा मुख्य सिद्धांत है जिसके आधार पर संसदीय सरकार कार्य करती है? अब मामला बहुत टाइट हो गया दोस्तों। अगर आप लोगों ने ढंग से नोट किया होगा पहले क्वेश्चन को तो उसमें पूरा कॉन्सेप्ट दे रखा था स्टेटमेंट बेस का, लेकिन अब इसमें ऑप्शन पर आ गया मामला पूरा हो के वो चीजें आप लोगों को एज ऑप्शन में देखने को मिलेगी। इन चारों ऑप्शन में से आप लोगों को बताना है कौन सा सही है। क्या संविधान की सर्वोच्चता, क्या विधायिका के प्रति कार्यपालिका का होना उत्तरदायित्व होना, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, या शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को अपना गया? तो आप जल्दी से बताइए कि जो संसदीय सरकार कार्य करती है उसके मुख्य सिद्धांत क्या है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आंसर बी है। इसमें क्या कह रहे हैं, विधायिका के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायित्व होना। यह ध्यान रखना है दोस्तों, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति नहीं। आप लोगों को स्टेटमेंट घुमा सकते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखना है आप लोगों को विधायिका के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायित्व होना। एक प्रकार से संसदीय सरकार या मुख्य सिद्धांत के रूप में जो संसदीय सरकार के आधार के रूप में कार्य करता है, तो वो कौन सा स्टेटमेंट है? आर्टिकल 74 में इसका भी आप लोगों को प्रावधान मिल जाएगा। कौन सा? आर्टिकल 74 में। क्लियर हो गया? तो आप जल्दी से इसका आंसर क्या था, आप लोगों के क्या दिमाग में था, जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अब मैं आगे वाले क्वेश्चन को आपके सामने लेके आ रहा हूं। आपके सामने 7वां क्वेश्चन आ चुका है। 7वां क्वेश्चन थोड़ा वीडियो बड़ा होगा दोस्तों, लेकिन आप लोगों को सारी चीजें समझते हुए चलना है ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। अब मैं 7वें क्वेश्चन पर आ गया। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, भारत के क्या कह रहा है 7वां क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि कौन कर सकता है? ये क्या कह रहे हैं, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि की बात करेंगे तो कौन कर सकते हैं? क्या कानून बनाकर संसद कर सकती है, क्या प्रस्ताव पारित करके संसद कर सकती है, या राष्ट्रपति, या भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति? तो ये आपके सामने चारों ऑप्शन आ चुके हैं। जल्दी से जल्दी स्क्रीन को पॉज करके आप जल्दी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है संसद है जो कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि कर सकता है। ये ध्यान रखना है। तो आप लोगों का ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था वैसे तो, लेकिन आप लोगों का अगर कॉन्सेप्ट कवर है तो आराम से ये क्वेश्चन हो गया होगा। और जरूर बताएं कि किनका सही हुआ है और किनका गलत हुआ है। जिनका गलत हुआ है उनको निराश होने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करते रहिए। जहां गलतियां हैं वहीं से आप लोगों को चीजें सीखने को मिल रही है नहीं। तो मैं आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं, वो है ये रहा आपके सामने 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश के बाद जोड़ा गया? ये क्या कह रहे हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटीज को किस समिति की सिफारिश पर किसमें भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो जिसमें आप लोग पहला नाम है संथानन समिति, दूसरा नाम है सोन सिंह समिति, तीसरा नाम है सरकारिया समिति और चौथा नाम है इंदिरा गांधी नेहरू समिति। तो आप लोगों को फटाफट इसका आंसर बताना है, क्या इसका आंसर है। तो दोस्तों वीडियो को पॉज करके आप लोग फटाफट आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर मैं बात करूं बिना टाइम वेस्ट के बता दूं तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976। ये भी ध्यान रखना दोस्तों, डेट भी इसमें नहीं है तो आप लोगों को एडिशनल ध्यान रखना है। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। और मौलिक कर्तव्यों को किसकी समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया। तो ये आप लोगों को ध्यान जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 में। तो यहाँ पर एक और पॉइंट है। इसके अलावा दोस्तों एक और पॉइंट आप एडिशनल समझ सकते हैं, जो 42वें संविधान संशोधन में किसमें भाग 4 क में, भाग 4 ए या भाग 4 क में किसको जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य को।
ठीक है ना। तो अब आपके दिमाग में यही आया होगा कि 42वें संविधान संशोधन को मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, तो इसका मतलब ये हुआ जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य क्या है, संविधान का मूल संविधान के भाग नहीं है। ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आप यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब आपके सामने काफी डाउट्स क्लियर हो गए। अब फटाफट इसका आंसर किनके सही हुआ, गलत नहीं होना चाहिए था दोस्तों, फिर भी आप लोगों को एडिशनल जानकारी दे दी है, आप लोगों को कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है। अब आपके सामने आ रहे हैं 9वां क्वेश्चन। ये आपके सामने 9वां क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 9वां क्वेश्चन कह रहे हैं निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है। ये ध्यान रखना है दोस्तों, या नहीं शब्द यूज किया गया है, तो यहाँ पर अक्सर हम लोग गलती कर बैठते हैं, तो आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। नहीं की जाती है, क्या राज्य के मंत्रिपरिषद की, क्या राज्य का महाअधिवक्ता, या हो सकता है राज्य का पुलिस महानिदेशक, या राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य। फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर देखता हूं किनके सही होता है और किनके गलत होता है। तो जो इसका आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है सी। क्या कह रहे हैं, सी इसका आंसर है, और इसका आंसर क्या था, राज्य का पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति है जो राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है, लेकिन राज्य के मंत्रिपरिषद की, राज्य के महाधिवक्ता की, या राज्य लोक सेवा आयोग की, क्योंकि सवाल को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को नहीं की जा सकती, ये तो पता ही होना चाहिए। किनके राज्यपाल नियुक्ति करते हैं वो भी पता होना चाहिए। तो ये आप लोगों को किनके आंसर सही हुआ है जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अब मैं आपके सामने आगे वाला क्वेश्चन रख रहा हूं, ये रहा आपके सामने 10वां क्वेश्चन। इसमें आप लोगों को कनेक्ट करना है, थोड़ा सवाल बड़ा लग रहा होगा, आराम से टाइम लीजिए, स्क्रीन को पॉज करके बताइए। सबसे पहले 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10वां क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा जोड़ा, ये जो जोड़े दे रखे हैं सही सुमेलित नहीं है। ये भी ध्यान रखना है, नहीं है। ये यूपीएससी स्टैंडर्ड टाइप कह सकते हैं, आरएस लेवल तक में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या कह रहे हैं, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। क्या दूसरा क्या कह रहे हैं, उपासना की स्वतंत्रता, इसमें सिखों द्वारा कृपाण धारण से पहनने की स्वतंत्रता भी शामिल है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, तीसरा ऑप्शन क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। ये सारे मौलिक अधिकार से जुड़े हुए हैं, ये आप लोगों को मैं हिंट दे देता हूं। इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें वृत्ति व्यवसाय या कारोबार की स्वतंत्रता का भी अधिकार शामिल है। और इसके बाद चौथा स्टेटमेंट या चौथा ऑप्शन क्या है, समानता का अधिकार, इसमें प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत भी शामिल है। फटाफट इसका आंसर बता दीजिए। ये सवाल बड़ा जरूर है दोस्तों, लेकिन एक अच्छा सवाल कह सकते हैं, क्योंकि आजकल क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेस ज्यादा आ रहे हैं, तो आप लोगों को तैयार रहना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी, मतलब सी का जो मिलान है वो सही नहीं है। बाकी सबके तीनों के सही है, तो तीनों को अच्छे से पढ़ना है। सी में क्या कह रहे हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें वृत्ति व्यवसाय और कारोबार की स्वतंत्रता, वृत्ति की जरूर देख सकते हैं आप लोग, व्यवसाय और कारोबार की आप लोगों को इसमें प्रावधान देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसमें थर्ड स्टेटमेंट है जो वो क्या है, गलत है। बाकी तीनों ए, बी और डी है जो सही है, और डी सी है जो वो क्या है, गलत है। तो तीसरा आंसर अपन का होगा, क्योंकि हम लोगों को गलत ढूंढना था। अब मैं आपके आगे वाले क्वेश्चन पर आ जाता हूं। ये रहा आपके सामने 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट, बिल्कुल सिंपल सवाल है, लेकिन अक्सर इसमें गलतियां कर बैठते हैं। ये देखें, ये क्या कह रहे हैं, भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है। तो ये हम आप लोगों को बता देता हूं, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है सभी एग्जाम में आप लोगों को। तो अवशिष्ट शक्तियां, अब आपके सामने बात आएगी, अब मैं समझाऊंगा, पहले आप लोगों को इसका आंसर देना है। इसमें क्या कार्यपालिका के लिए है, या न्यायपालिका में, या संसद में, या राज्य विधानमंडल में। फटाफट इसका आंसर दीजिए आप। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर है सी, संसद में अवशिष्ट शक्तियां। क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने दोस्तों केंद्रीय सूची की बात की, तो उसमें से कुछ विषय दिए गए हैं, कुछ शक्तियां दी गई हैं, राज्य सूची में भी बात की गई है, समवर्ती सूची में भी बात की गई है, लेकिन इसके अलावा एक और शक्तियां दी गई हैं, वो है अवशिष्ट जो पावर है, अवशिष्ट पावर या अवशिष्ट शक्तियां कह सकते हैं आप लोग। तो ये किसमें निहित है, संसद में निहित है। तो यहाँ पर आप लोगों को
तीनों पावर के बाद में चौथी पावर का भी पता चल गया है। तो आप जल्दी से बताइए ये आंसर किनके सही हुआ है। ये अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, आपके सामने आ रहा है 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रगान का आदर करना। यहां पर आप लोगों को कुछ क्लिक करना है कि भाई ये किस प्रकार की बात कर रहे हैं। तो ये क्या कहना चाहता है? राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, तो ये किससे संबंधित है? यह प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है। क्या ये मूल अधिकारों से संबंधित है? क्या यह प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है? क्या यह राज्य नीति निर्देशक तत्व है? या क्या यह प्रत्येक नागरिक का साधारण कर्तव्य है? तो आपके सामने चारों स्टेटमेंट आ चुके हैं, चारों ऑप्शंस। जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताइए, फिर मैं आप लोगों को इसके बारे में बताता हूं। और इसका जो आंसर है, इसका आंसर क्या है? आंसर बी है। ये क्या है? इसका जो राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के आदर की बात की गई है, ये हमारा क्या है? हमारे भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा ये मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य में भी इसका प्रावधान किया गया है। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? इसका बी इसका आंसर है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ये रहा आपके सामने आगे वाला क्वेश्चन। अब 13वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 13वां क्वेश्चन कह रहे हैं भारत में काम का अधिकार। ये क्या कह रहे हैं? भारत में काम का अधिकार। काम का अधिकार है क्या? पहले क्या ये मौलिक अधिकार है? क्या नीति निर्देशक तत्व या संवैधानिक अधिकार है? ये संवैधानिक अधिकार है। ये भी बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल है, तो जरूर बताएं किनका सही हो रहा है, किनका गलत। फिलहाल इसका आंसर दे कमेंट बॉक्स में, मैं आप लोगों के कमेंट भी साथ में देखता चलूंगा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो काम का अधिकार है ये क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल हैं, जो कि 36 से 51 में जिसका प्रावधान किया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसमें काम का अधिकार का प्रावधान किया गया है। ये ध्यान रखना है आप दोस्तों, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे वाले क्वेश्चन पर आ जाता हूं। ये रहा आपके सामने 14वां क्वेश्चन। ये 14वां जो क्वेश्चन है, इसमें क्या प्रावधान किया गया है? ये क्या कह रहे हैं? निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है? ये क्या कह रहे हैं? सत्य की बात कर रहे हैं। निजता का अधिकार जिस मूल अधिकार के अंतर्गत आता है वो क्या है? ये कह रहे हैं हाल ही में जो निजता से संबंधित बात हुई है 2020 में, ठीक है ना, पुट्टा स्वामी के जो कोर्ट में ये केस हुआ, पुट्टा स्वामी की, या आप लोग कह सकते हैं उनके द्वारा जो प्रावधान किया गया है, जो कोर्ट के द्वारा मान्य किया गया, जिसे भारत के किसमें शामिल किया गया, ये सारे मौलिक अधिकार से संबंधित हैं। तो मौलिक अधिकार में किस प्रकार के अधिकार में? तो ये क्या स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है? क्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, या समानता का अधिकार, या शोषण के विरुद्ध अधिकार? ये चारों ऑप्शन है दोस्तों। एक अच्छा क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है 2020 में, इससे रिलेटेड काफी निजता से संबंधित, जो प्राइवेसी से संबंधित बात की गई है। तो फटाफट इसका आंसर दीजिए, मैं आप लोगों के आंसर का वेट कर रहा हूं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब ये कह रहे हैं जो स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार में 19 से 22 में स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है, आर्टिकल 19 से 22 में। तो 21 में इसका प्रावधान शामिल किया गया है। क्या है? निजता का अधिकार किस आर्टिकल में शामिल है? 21 में शामिल किया गया है। तो ये ध्यान रखना है, जो निजता से संबंधित बात हो गई तो एग्जैक्ट आर्टिकल की बात करेंगे तो 21वां। अगर किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात करेंगे तो वो क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है, जो निजता के अधिकार है, जो मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। तो आप जरूर बताएं किनका सही हुआ और किनका गलत हुआ। बिना टाइम वेस्ट किए मैं आगे वाला ऑप्शन आपके सामने लेके आ रहा हूं। ये रहा आपके सामने 15वां क्वेश्चन। जो 15वां क्वेश्चन है ये आपके सामने आ चुका है। जल्दी से जल्दी स्क्रीन को पॉज करके इसका फटाफट आंसर कीजिए। ये बिल्कुल सिंपल सवाल है, लेकिन आप में से काफी गलतियां होने की संभावना है। बिल्कुल शांति से क्वेश्चन पढ़ें। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? निम्न में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? तो ये क्या कह रहे हैं? संविधान की आत्मा और हृदय जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है, किसे कहा? ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। ये मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूं। जल्दी से इन चारों में से आप लोग ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। क्या समानता का अधिकार, क्या शोषण के प्रतिषेध का अधिकार, क्या संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या कह सकते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? इन चारों के चारों आप लोगों में से एक आंसर देना है। फटाफट आप लोगों के आंसर आने चाहिए।
तो ये इसका आंसर है दोस्तों 15वें क्वेश्चन का, वो है सी। सी क्या है? आर्टिकल 32 में ये प्रावधान किया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। ध्यान रखना, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आर्टिकल 32 में आप लोग देखते हैं रिट से संबंधित प्रावधान है। अगर आप लोगों के फंडामेंटल राइट्स जो फंडामेंटल राइट्स हैं इसका दुरुपयोग होता है, क्या इसका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जाने की संभावना है आप लोगों को। ये आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार, एक प्रकार का उपचार का अधिकार है। अगर आप लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है, मौलिक अधिकारों का, तो यहाँ पर ये प्रावधान किसमें किया गया? आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार किया गया। और जो आर्टिकल 32 है इसको भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा और हृदय के नाम से इसको व्यक्तित किया। अब आपके सामने 16 क्वेश्चन आ रहा है। ये रहा आपके सामने 16 क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। स्क्रीन पॉज करके इसका फटाफट आंसर दीजिए। दोस्तों मैं फास्ट बता रहा हूं, लेकिन 100 क्वेश्चन है तो थोड़ा समय लगेगा, इसलिए आप लोगों को पेशेंस भी बनाए रखना है और आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। वीडियो को पॉज करके आप लोग रोक के बता सकते हैं। तो 16 क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 16 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? भारत का संविधान निम्न में से किसके गारंटी नहीं प्रदान करता है? ये क्या कह रहे हैं? जो भारत का संविधान है निम्न में से किसके गारंटी प्रदान करता है या नहीं करता है? ये गलती मत करना जिस प्रकार मैंने अभी पढ़ने में गलती की थी। भारत का संविधान निम्न में से गारंटी नहीं देता किस चीज की? क्या संपत्ति के क्रय विक्रय या अधिग्रहित या विक्रय करने का अधिकार, देश में निर्बाध विचरण का अधिकार, शांतिपूर्वक निरायु सम्मेलन का अधिकार, किसी व्यवसाय वृत्ति को अपनाने का अधिकार। जल्दी से इसका आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मैं आप लोगों के कमेंट बॉक्स रेगुलर देखता रहूंगा। ठीक है ना दोस्तों? साथ साथ आप लोगों को टोटल भी बताने हैं कितने 100 में से आप लोगों के सही हुए हैं। तो इसका आंसर है वो है ए। किसका? 16वें क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए है। ए क्यों है दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं। संपत्ति के क्रय विक्रय अधिग्रह, संपत्ति का जो अधिकार है जो आर्टिकल 19 में, किसमें? आर्टिकल 19 में इसका प्रावधान किया गया संपत्ति के अधिकार का। कब? ये बात है 1978 से पहले तक की। 1978 मतलब 74वें संविधान संशोधन, किसके? 74वें अमेंडमेंट में, 74वें संविधान अमेंडमेंट में क्या बताया गया है? 1978 में जो संपत्ति का अधिकार को बिल्कुल यहाँ से हटा दिया गया, एक प्रकार से कानूनी अधिकार किसमें शामिल कर लिया गया था? 300A आर्टिकल में शामिल कर लिया गया है। तो ये आपके सामने पहला स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है आपका आंसर, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। मतलब ये पहला आंसर है जो वो क्या है? गारंटी नहीं देता, आपके मौलिक अधिकार से संबंधित है और मौलिक अधिकारों में संपत्ति के क्रय विक्रय अधिग्रहित विक्रय करने का प्रावधान नहीं किया गया है। तो आपका आंसर क्या है? गारंटी नहीं दे रहे हैं। तो गारंटी किनकी दे रहे हैं? मौलिक अधिकारों की। तो ये क्या है? मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है। इसके अलावा देश में निर्बाध विचरण का अधिकार, ये बिल्कुल 19 में प्रावधान किया गया है। जो 19 में आर्टिकल 19 में जो प्रावधान 6 पॉइंट्स हैं, जिसमें पहले 7 हुआ करते थे, फिर संपत्ति के अधिकार को हटाकर अब 6 पॉइंट्स बचे हैं। कौन कौन से 6 हैं आप लोग जरूर पढ़ें। शांतिपूर्वक निरायु सम्मेलन का अधिकार, किसी व्यवसाय या वृत्ति को अपनाने का अधिकार। तो ये 3 तो आपके सामने मिल गए हैं। 3 आपको पता होना चाहिए। जिस प्रकार प्रेस की स्वतंत्रता है, तो ये अलग से पढ़ने की जरूरत है अपन को। ठीक है ना? तो अभी हम लोग क्वेश्चन के ओरिएंटेड देखेंगे और कुछ चीजें आप लोगों को बुक्स में उसको रिविजन के माध्यम से देखना है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। आगे आपके सामने आ रहा है 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। राज्य के, ये 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? राज्य के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करता है? ये क्या कह रहा है? राज्य के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करता है? क्या गृह मंत्रालय करता है? क्या राज्य विधानमंडल या वित्त विभाग या विधि विभाग? जल्दी से इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर है बी। जो राज्य के मंत्री हैं या उनके वेतन भत्तों का निर्धारण का काम कौन करता है? राज्य की क्या है? विधानमंडल। और इसका अगर उल्टा पूछ लेता है, संसद के जो, या आप लोग कह सकते हैं केंद्र के जो मंत्री हैं, वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? तो यहाँ पर क्या आंसर होता है? संसद। ये दोनों आप लोगों को दोनों पहलू ध्यान रखना है, क्योंकि देखो राज्य से संबंधित बात आ रही है तो इसलिए राज्य विधानमंडल इस पर काम करेगा। अगर केंद्र से संबंधित बात आएगी तो वो कौन काम करेगा? संसद इस पर काम करेगी। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ये क्लियर हो गया किनके ये आंसर सही हुआ, किनके गलत हुआ? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब आपके सामने आ गया है 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। भारत में संसद में
कोरम की संख्या कितनी होती है? तो कुछ लोगों को तो ये कोरम शब्द ही समझ में नहीं आया होगा। कोरम वो दोस्तों वही है, एक मिनिमम क्राइटेरिया है जो उनकी उपस्थिति के बाद कार्रवाई स्टार्ट होती है संसद में। मतलब कम से कम संसद के जितने भी सदस्य हैं उनमें से, अभी आप लोगों को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, उससे पहले आप अपना आंसर जरूर दें। संसद की कुल सदस्य संख्या का आधा भाग, या सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 भाग, या 1/5 कह रहा है ये, सॉरी 1/2 कह रहा है, या 2/3 भाग, या 1/3 भाग, या कह सकते हैं 1/10 भाग। जल्दी से इसका आंसर बताइए, भारत में संसद में कोरम की संख्या कितनी होती है? तो आप लोगों को इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है दोस्तों 18 में डी, जो कुल सदस्य हैं, टोटल सदस्य के 1/10। अगर टोटल सदस्य का भाग देकर आप लोग जितने भी है, मान लो 500 है, ठीक है ना, 245 है, इस प्रकार से अगर बात करते हैं तो टोटल करके उसमें से 1/3 निकाल लेंगे, जो टोटल बचेगा तो करीब करीब अप्रोक्स आप लोकसभा का, राज्यसभा का अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा कि कम से कम 1/10% जो भी भाग होगा टोटल का, वो उनकी उपस्थिति अनिवार्य है, क्योंकि उनकी उपस्थिति के बाद ही जो सदन की कार्रवाई है वो स्टार्ट होगी। क्लियर हो गया ना? तो ये आंसर किन लोगों के सही हुआ, किन का गलत हुआ, जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अब मैं बढ़ रहा हूं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। आगे वाला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आप लोगों को आ चुका है। तो 19वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 19वां क्वेश्चन कह रहे हैं, यदि भारत का राष्ट्रपति, क्या कह रहे हैं, यदि भारत का राष्ट्रपति ये महसूस करता है कि भारत सरकार की वित्तीय स्थिति खतरे में है, तो वो निम्न में से क्या कर सकता है? ये कह रहे हैं राष्ट्रपति को ये महसूस हो रहा है कि भारत की जो वित्तीय फाइनेंशियल स्थिति है जो क्या है, खतरे में है, तो वो क्या ऑप्शन होता है उसके पास? तो वो क्या कर सकता है? ए, वित्त आयोग के सदस्यों की संख्या में कमी कर सकता है, बी, वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, सी, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन आरोपित कर सकता है, डी, संसद को विशेष वित्तीय विधेयक पारित करने का आदेश दे सकता है। अब आपके सामने सारा संभावना वाले क्वेश्चन है कि हो सकता है, हो सकता है, आप लोगों को फाइनल बताना है कि कौन सा सही है। तो जो इसका आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है बी। इसका आंसर क्या है? बी है। क्या कह रहा है बी में? यदि राष्ट्रपति को क्या महसूस हो और भारत की सरकार की वित्तीय स्थिति खतरे में है, तो वो क्या कर सकते हैं? वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा भी कर रहे हैं 360 के तहत। और डिटेल में हम लोग पॉलिटी की सीरीज चल रही है दोस्तों, अभी प्लेलिस्ट आप लोगों को आराम से मिल जाएगी लक्ष्मीकांत की, उसमें आप लोगों को मिल जाएंगे। अभी आप लोग एमसीक्यू बेस्ड पढ़ रहे हैं तो ज्यादा डिटेल में ना जाकर रिलेटिव नॉलेज आप लोगों को जरूर बताया जा रहा है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब आपके सामने आ गया है 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है, निम्न में से किस कर पर, ये क्या कह रहे हैं, किस कर पर केंद्र सरकार का पूर्ण अधिकार होता है? क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस कर पर केंद्र सरकार का पूर्ण अधिकार होता है? तो ये आपके सामने आ सकते हैं उत्पाद शुल्क, भू राजस्व शुल्क, या आयकर पर सरचार्ज। जो उपकर है, आयकर पर क्या उपकर, सरचार्ज का मतलब क्या, उपकर या निगम कर। इसका ये सिंपल सा है, ये दोस्तों ये केंद्र और राज्य के जो इकोनॉमिकल रिलेशन से संबंधित है, उनके संबंधों या उनके कार्य को रिलेटेड करके क्वेश्चन आया है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? आयकर पर सरचार्ज। जो आयकर पर उपकर है, जो इसमें क्या है, केंद्र सरकार का क्या है, इस प्रकार के आयकर पर उपकर लगाना, ये केंद्र सरकार का पूर्ण अधिकार है। तो बिल्कुल आप लोग जरूर बताएं किनका ये सही हुआ, किनका गलत हुआ। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब आपके सामने स्क्रीन पर 21वां क्वेश्चन आ चुका है। तो 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? अब आपके सामने ये क्लियर हो गया होगा, काफी लोग इनका सही जवाब देंगे और काफी लोग गलतियां करेंगे। तो मैं पहले आप लोगों के ऑप्शंस पढ़ लेता हूं। ए, उपराष्ट्रपति, बी, लोकसभा अध्यक्ष, सी, राष्ट्रपति का सभापति, और डी, प्रधानमंत्री। तो आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। आप लोग पहले फटाफट बताइए, फिर मैं आप लोगों को थोड़ा एनालाइज करके बताऊंगा। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, लोकसभा का क्या है, अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया है, या आप लोग कह सकते हैं लोकसभा का विशेष अधिकार है।
संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की नौबत कब आती है दोस्तों? जब नॉर्मल कोई विधेयक होगा तो उसमें दोनों की असहमति होती है, कंक्लूजन पर जाने के लिए एक या संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जाता है। सभी प्रकार के विधेयकों पर नहीं, लेकिन साधारण प्रक्रिया के माध्यम से जो भी असहमति बनती है दोनों को सहमत करने के लिए क्या किया जाता है? संयुक्त अधिवेशन की बैठक की जाती है। तो संयुक्त अधिवेशन की बैठक की अध्यक्षता कौन कर सकता है? लोकसभा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष। क्लियर हो गया किनके आंसर सही हुआ, किनके गलत हुआ? इसका आंसर क्या है? बी है दोस्तों। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं 22वें क्वेश्चन की ओर। ये आगे आपके सामने 22वां क्वेश्चन आ चुका है। 22वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? यदि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य बिना अनुमति के कुछ दिनों से अधिक की अवधि तक अनुपस्थित रहता है तो उसका स्थान रिक्त माना जाता है। ये अवधि कितनी है? कितना ये टाइम दिया गया है कि भाई ये बंदा उपस्थित नहीं है। आप लोग कह सकते हैं, अगर आप स्कूल में अटेंडेंस, एक तरीके से आप अटेंडेंस शब्द यूज कर सकते हैं। जब आप स्कूल जाते हैं तो आप लोगों के लिए 75% का मार्जिन रहता है। इसमें यहाँ डे फिक्स कर रखे हैं। कौन से ये डे सही है फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक ए में क्या कह रहे हैं? 60 दिन, बी में 30 दिन और सी में 45 दिन और डी में 15 दिन। ठीक है ना? तो ये अभी जल्दी से इसका आंसर बताइए, फिर मैं आप लोगों को कुछ अच्छे पॉइंट्स भी बताऊंगा। तो इसका आंसर क्या है 22वें का? तो 22वें का आंसर है ए, 60 दिन। तो ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, ये 60 दिन में दोस्तों एग्जैक्ट 60 दिन वर्किंग डे माने जाएंगे, ना कि छुट्टियों वाले। जो भी संडे हो या कोई अदर छुट्टी हो, इसमें क्या ऐड नहीं की जाती है। प्योर 60 दिन अगर आप लोग लगातार संसद में या सदन में अनुपस्थित रहते हैं तो आप लोगों को क्या है, उसकी सीट खाली कर दी जाएगी। समझ रहे हैं ना? जिस प्रकार 75% आप लोगों की अटेंडेंस नहीं होने पर क्या होगा, आप लोगों को एग्जाम में नहीं बिठाया जाएगा। और काफी लोग आप लोग जानते ही हैं, आप लोगों के साथ कुछ लोगों के साथ हुआ भी है। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन आराम से समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ 23 में। 23 आंसर क्या है? बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में अलग किया गया? पहले क्या होता है, रेल बजट और आम बजट शामिल थे, लेकिन ये पूछ रहा है किस सन में रेल बजट और आम बजट को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। तो अलग किस सन में किया गया? क्या 1920 में या 1921 में, 1922 में, 1923 में? जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और वन लाइनर क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है दोस्तों 1921 में। जो 1921 में आप लोग कह सकते हैं, या इसका आंसर क्या है? 1921 ही है। तो 1921 में जो आप लोगों को याद है, तो मार्लो चैम्सफोर्ड, क्या है, मार्क चैम्सफोर्ड नाम से जो अधिनियम लाया गया 1919 में, ये उसी अधिनियम के तहत प्रावधान किया गया था। 1921 के तहत ये प्रस्तावित हुआ था। तब रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। अब अलग अलग रेल और आम बजट के दोनों अलग अलग आते हैं। ठीक है ना? तो किस वर्ष में किया गया? 1921 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया है। अब आपके सामने आ रहे हैं 24वां क्वेश्चन। 24 का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। तो 24वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? संसद में स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य है। क्या कह रहे हैं? संसद में स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है, ये आप लोगों को बताना है। तो संसद में स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? पहला स्टेटमेंट ये, मंत्रालयों से सूचनाएं एकत्रित करना, क्या बजट प्रस्ताव में कटौती करना, या सी कह रहे हैं सरकार की किसी विशेष नीति की आलोचना करना, या सरकार की हंसी उड़ाना। चारों में से आंसर कौन सा है? आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका आंसर है दोस्तों, वो है, क्या है इसका आंसर है वो है सरकार की किसी विशेष नीति की जब आलोचना करनी होगी तो संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का ये मुख्य उद्देश्य माना गया है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है। सरकार की किसी विशेष नीति की आलोचना करनी होगी तब ये स्थगन प्रस्ताव लाया है। तो आप जल्दी से जरूर बताएं किनका सही हुआ और किनका गलत हुआ। अब आपके सामने आ चुका है 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। स्क्रीन पॉज करके आप आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ। तो आप लोगों का यही काम है, स्क्रीन पॉज करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मेरे से पहले देने की कोशिश करें। तो अब आपके सामने 25वां क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित कैबिनेट समितियों में से किस एक एक बार मैं क्वेश्चन वापस पढ़ लेता हूँ। निम्नलिखित कैबिनेट समितियों में से किसे एक सुपर कैबिनेट के रूप में जाना जाता है।
तो अब आप लोगों को स्पष्ट बता देना है कि भाई सुपर कैबिनेट नाम से किस समिति को जाना जाता है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसका आंसर बताएं। इसका जो आंसर है वो है राजनीतिक मामलों की समिति को, राजनीतिक मामलों की समिति है जिसे क्या कहा जाता है, सुपर कैबिनेट के रूप में भी जाना जाता है। बिल्कुल अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो आप लोगों को दूसरा नाम भी पता होना चाहिए, सुपर कैबिनेट किसे कहा जाता है, राजनीतिक मामलों की समिति को कहा गया है। ठीक है दोस्तों, अब आपके सामने आ रहा है 26वां क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया, बिल्कुल सिंपल है, जल्दी से इसका बताइए। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन में एनालाइज किया तो आपके सामने आ चुका है। अब आप लोगों का ये आंसर गलत नहीं होना चाहिए अगर आप अच्छे से क्वेश्चन एनालाइज कर रहे हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का वर्णन करता है? मंत्री परिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का वर्णन कौन कर रहा है? क्या आर्टिकल 75, आर्टिकल 74, आर्टिकल 77, आर्टिकल 78 में से कौन है जो मंत्री परिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का वर्णन कर रहा है? किनके प्रति है ये आप लोगों को पहले क्वेश्चन में मैंने बताया, उसके बाद फिर आया ये क्वेश्चन इसी टाइप में, तो दूसरे वे में, तो वो भी बताएं। अब आपका काम है इसका जल्दी से आंसर सही देना है आप लोगों को। मैं सबके कमेंट साथ में चेक करता रहूंगा। तो इसका आंसर है दोस्तों आर्टिकल, मैंने आर्टिकल 74 बता दिया होगा गलती से, बट एक्चुअल में इसका आंसर है वो आर्टिकल 75 में सामूहिक उत्तरदायित्व का वर्णन किया गया है। तो क्लियर हो गया किनके ये सही हुआ किनके गलत हुआ, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन 27। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें कौन कौन से सदस्य या निम्न में से कौन से शामिल होते हैं? क्या संसद के दोनों सदनों के सदस्य, या संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, या संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, या कह सकते हैं संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्य। जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताएं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों की पॉलिटी में किस प्रकार पकड़ है तो आप लोग जरूर बताएं। इसका जो आंसर है दोस्तों ए है, क्योंकि दोस्तों इसमें कोई निर्वाचित की, इसमें दोनों सदस्य शामिल होंगे, निर्वाचित भी और मनोनीत भी। ठीक है ना, तो सदनों के दोनों सदनों के जितने भी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में या उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। निर्वाचित सदस्य का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ना ही राज्य विधानसभाओं का। आप लोग राष्ट्रपति के राज्य विधानसभाओं जिसमें हम लोग दिल्ली और पांडुचेरी की शामिल किया है तो वो अलग प्रावधान है, लेकिन अभी हम लोग उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। तो क्या आंसर है इसका? आंसर है ए, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। ठीक है ना दोस्तों, आराम से समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब आपके सामने आ चुका है 28वां क्वेश्चन, शून्य काल का क्या अर्थ है? ये क्या कह रहे हैं 28वां क्वेश्चन, शून्य काल का क्या अर्थ है, इसको बारे में आप लोगों को बताना है। तो 28वां क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, प्रश्न काल के समाप्त होने के ठीक बाद का समय या प्रश्न काल एवं एजेंडा के अगले विषय के बीच का समय, एक विधेयक के दो चरणों के बीच अनौपचारिक चर्चा के लिए आवंटित समय, या बजट पर वर्षा चर्चा के लिए वार्षिक क्या है आवंटित विशेष समय। तो इन चारों का आप लोगों को इनमें से आंसर क्या है, शून्य काल का अर्थ बताना आप लोगों को। तो इसका जो आंसर है वो है दोस्तों बी। बी में क्या है, प्रश्न काल एवं एजेंडे के बीच अगले विषय के बीच का समय जो है वो है शून्य काल के रूप में जाना जाता है। शून्य काल का दोस्तों संवैधानिक रूप से विशेष प्रावधान नहीं किया गया है, संविधान में विशेष उल्लेख नहीं है, बट कार्य नियमों में, संविधान संसद के कार्य नियमों में क्या है इसका उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर क्या है, आंसर है इसका बी। अब आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है 29वां क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। 29वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, संसदीय प्रक्रिया के अनुसार गिलोटिन शब्द का आशय है कि अध्यक्ष क्या करता है, गिलोटिन शब्द का आशय बताना है। फिर अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, अध्यक्ष गिलोटिन के प्रभाव से संबंधित क्या कर सकते हैं, तो आप लोगों को बताना है। कार्रवाई को रोककर मतदान करा सकता है, समावधि समाप्त होने से पूर्व सदन को स्थगित कर सकता है, मतदान पर रोक लगा सकता है, या एक सदस्यों को उसके दुर्व्यवहार के लिए दंडित कर सकता है। जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। किन लोगों के सही हो रहा है, मेरे से पहले देने की कोशिश कीजिए अगर आप लोगों को अच्छे से आता है तो। एक्सप्लेन तो मैं वैसे ही करूंगा, लेकिन आप लोग खुद की प्रैक्टिस को स्ट्रांग बनाइए। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है कार्रवाई को रोककर मतदान करा सकता है। गिलोटिन शब्द का आशय क्या है, कार्रवाई को रोककर। जब संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन शब्द का आशय है अध्यक्ष कार्रवाई को रोककर क्या है मतदान करा सकता है। तो गिलोटिन शब्द का आप लोगों को डाउट क्लियर हो गया होगा।
उम्मीद कर रहा हूं कि अच्छे से समझ में आ गया। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आपके सामने आ रहा है 30वां क्वेश्चन। 30वां क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ चुका है, तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ये क्या कह रहे हैं? निम्न में से जो आप लोगों के सामने स्टेटमेंट दे रखा है ABCD, इन चारों में से सही मिलान किसका है? आप लोगों को मिलान इस प्रकार करना है, कौन सा सुमेलित है? जल्दी से जल्दी इसका बताइए, किस अधिनियम में या किस शासन अधिनियम में इसका प्रावधान किया गया है, सही सुमेलित है वो बताइए। तो इसका आंसर है निर्वाचन का सिद्धांत। किससे संबंधित है? भारत परिषद अधिनियम 1992 में जो परिषद अधिनियम आया गया उसमें निर्वाचन का सिद्धांत दिया गया है, और बाकी के सब क्या है? सब इधर उधर गलत हैं। तो आप लोगों का यही काम है, इन सब के भी प्रावधान आप लोगों को याद करने हैं, ये ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? किनके सही हुआ किनके गलत हुआ जरूर बताएं। अब मैं बढ़ रहा हूं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने 31वां क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ के अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? अब दो क्वेश्चन आ गए दोस्तों। अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई है? पहले ये क्वेश्चन आया था जब हम लोगों ने बात की, सेंट्रल को दी गई है, लेकिन जो भारत शासन 1935 अधिनियम ये यूपीएससी 2019 में क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। ये यूपीएससी आईएएस में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोगों को एक अच्छी पकड़ बनाने के लिए सारी चीज का नॉलेज जरूरी है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां हैं जो किसमें निहित है? ये इसका आंसर है दोस्तों, ये है जो गवर्नर जनरल में निहित है। समझ रहे हैं ना? गवर्नर जनरल को ये अवशिष्ट शक्तियां दी गई है, लेकिन वर्तमान में ये सेंट्रल को दी गई हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? किनके ये आंसर सही हुआ किनके गलत हुआ जरूर बताएं दोस्तों। अब आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, ये रहा 32वां क्वेश्चन। 32वां क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। 32वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? भारत शासन अधिनियम 1919 मुख्यतः किस पर आधारित है? किस सिद्धांत किससे संबंधित है? तो क्या ये मार्लियामेंटो सुधार से संबंधित है, या मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार से संबंधित है, ये रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड की संबंधित है, या नेहरू रिपोर्ट से संबंधित है? तो आप लोगों को बता दो, मार्लियामेंटो तो आप लोगों को पता है 1909 से संबंधित है। तो 1919 से संबंधित कौन सा है? मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार है, या स्थानीय स्वशासन सिद्धांत के नाम से भी कुछ लोग कहते हैं इसको। तो ये आप लोगों का आंसर क्या होगा? भारत शासन अधिनियम 1919 मुख्यतः किस सिद्धांत पर आधारित है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर आधारित है। जल्द जरूर बताएं कि किनके सही हुआ और किनके गलत हुआ। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब आपके सामने आ गया 33। निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में पहली बार क्या है? पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की गई? ये क्या कह रहे हैं? किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की? कम्युनल मतलब सांप्रदायिक आधार पर, जातिगत आधार पर या धर्म के आधार पर निर्वाचन की व्यवस्था की शुरुआत की थी। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर है भारत शासन अधिनियम 1909 में। ये मार्लियामेंटो सिद्धांत से संबंधित है। कौन सा? मार्लियामेंटो सिद्धांत से संबंधित है 1909 में, जिसमें अंतर्गत पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। फिर चेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 में इसे और बढ़ा दिया गया, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मुस्लिमों से संबंधित था। पहली बार जब इसका प्रावधान किया गया, पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की गई, तो भारत शासन अधिनियम 1909 में की गई थी जो मुस्लिम से संबंधित था। लेकिन उसके बाद इसको और बढ़ाया गया, दूसरी जातियों के लिए भी, दूसरे धर्मों के लिए भी इसको बढ़ा दिया गया है। तो आप लोगों को इसको अच्छे से ध्यान रखना जरूरी है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 33 का 33 का आंसर है ए। क्लियर हो गया? अब आपके सामने आ रहा है दोस्तों, ये रहा, ये आपके सामने 34वां क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषताएं आप लोगों को बतानी है। अब क्या विशेषताएं रही होगी, क्योंकि ये भी आप लोगों को इस प्रकार यूपीएससी पूछता है, तो मैं आप लोगों के सारे एग्जाम लेवल की चीजें शामिल करते हुए चल रहा हूं। जल्दी से और जरूर बताएं इस कमेंट बॉक्स में। थोड़ा टाइम लगेगा आपको, लेकिन स्क्रीन को पॉज करके फटाफट बताएं, तब तक मैं इसका आंसर आप लोगों को बता देता हूं। इसका जो आंसर है दोस्तों डी है। मतलब भारत में परिषदों का उन्मूलन भी 1935 में हुआ था। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, जो पहले प्रांत में द्विसदनीय व्यवस्था थी 1919 में प्रावधानित थी, ठीक है ना। अब इसको प्रांतों में तो हटा दिया, लेकिन केंद्र में इसको क्या है? शामिल कर लिया है।
द्विसदनीय व्यवस्था को। समझ रहे हैं ना? 1919 में किस में थी? प्रांतों में थी। इसको हटाकर अब किसको किया? 1935 में इसको हटाकर केंद्र में शामिल कर लिया है। इसके अलावा राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया गया और संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो ये आप लोगों के चारों स्टेटमेंट है जो दोस्तों बिल्कुल सही है और आप लोगों को एक अच्छे से इस टॉपिक को एटलीस्ट इस टॉपिक से अच्छे पॉइंट से वो ऑलमोस्ट कवर हो गए। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि काफी लोगों के सही हुआ होगा, जिनके गलत हुआ है तो इसको अच्छे से पढ़ लें और 2-3 बार रिवीजन करें। ये रहा आपके सामने 35 का क्वेश्चन। 35 क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? ये क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? तो वो कौन थे? क्या जवाहरलाल नेहरू थे, क्या मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, या टी कृष्णमाचारी थे? तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर जरूर बताएं, फटाफट इसका आंसर बताएं दोस्तों। इसका जो आंसर है दोस्तों 35 क्वेश्चन का वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे जो प्रथम कानून मंत्री थे। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आपके सामने आ गया 36वां क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने 36वां क्वेश्चन। जल्दी से इसका आंसर बताएं दोस्तों कमेंट बॉक्स में। वीडियो को पॉज करके तब तक मैं इस क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं। भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में भारतीय कानूनी आयोग, ध्यान रखना दोस्तों, अच्छे से पढ़ना। भारतीय कानूनी आयोग का लोकप्रिय नाम क्या है? किसका नाम या किस मिशन का नाम या किस कमीशन का नाम जिसे भारतीय कानूनी आयोग के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर जल्दी से बताया दोस्तों। क्या कैबिनेट मिशन, हंटर कमीशन, या सैंडलर कमीशन, या साइमन कमीशन? जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। तो इसका आंसर है दोस्तों वो है साइमन कमीशन को, जिसे भारतीय कानूनी आयोग के नाम से लोकप्रिय बनाया गया है या लोकप्रिय था। ध्यान रखना है दोस्तों। तब आप लोगों का यही काम है, कैबिनेट मिशन कौन सा है, कैसा है, इनकी क्या विशेषता है वो भी पढ़ना है, हंटर कमीशन की क्या विशेषता है वो भी पढ़ना है, और सैंडलर कमीशन की क्या विशेषता है वो भी पढ़ना है। तो ये आप लोगों को चारों को अच्छे से पढ़ना है। इसका आंसर है जो डी है वो है दोस्तों भारतीय कानूनी आयोग का लोकप्रिय नाम है वो है साइमन कमीशन। ठीक है ना दोस्तों? अब आपके सामने अगला क्वेश्चन आ रहा है। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन 37वां क्वेश्चन है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गवर्नर जनरल काउंसिल के विधि सदस्य के रूप में कौन नियुक्त हुआ? विधि सदस्य के रूप में जो कौन नियुक्त हुआ, जल्दी से आप लोग बताएं। भारत का व्यक्ति था ये, जल्दी से ऑप्शन में बताएं। क्या राजा किशोरीलाल गोस्वामी थे, मोतीलाल नेहरू थे, सत्येंद्र सिन्हा थे, या तेज बहादुर सप्रू थे? जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताएं दोस्तों। इसका जो आंसर है वो दोस्तों है डी, तेज बहादुर सप्रू है। जो वो क्या है, जिसे गवर्नर जनरल, ब्रिटिश के गवर्नर जनरल काउंसिल के विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं, वो कौन है? तेज बहादुर सप्रू। तो इसका आंसर किन लोगों के सही हुआ, किनके गलत हुआ, बिल्कुल जरूर बताएं दोस्तों। तब तक मैं आगे वाला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख रहा हूं। ये रहा स्क्रीन पर आप लोगों के सामने 38वां क्वेश्चन। 38वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? किस संविधान संशोधन से प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये मैं जोड़ रहा हूं खुद से, ये तीनों शब्द एक ही संविधान संशोधन में प्रस्तावना में शामिल किए गए हैं? जल्दी से बताइए। क्या 15वां संविधान संशोधन, क्या 39वां 39वां संविधान संशोधन, या 42वां या 44वां संविधान संशोधन? जल्दी से बताइए किस संविधान संशोधन के तहत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द का प्रस्तावना में शामिल किया गया है, जो कि मूल संविधान का भाग नहीं थे। तो जो इसका आंसर है दोस्तों 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन 1976 में किसको शामिल किया गया? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता जैसे शब्दों को प्रस्तावना में शामिल किया गया है। बिल्कुल सिंपल सवाल था जो कि आप लोग जनरली पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर आप लोगों ने एक बार भी पढ़ा होगा तब भी आप लोगों को ये आराम से आंसर आ गया होगा। तो किन लोगों के गलत हुआ, किन के सही हुआ, जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। तब तक आपके सामने आगे क्या क्वेश्चन आ रहा है? 39वां क्वेश्चन। 39वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है दोस्तों। निम्न में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय का? ये दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये किसी के गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से इसका आंसर मैं तो नहीं बताने वाला हूं, पीछे आप लोगों को स्लाइड में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ रखा है, रिपीट हो चुका है। तो इसका आंसर क्या था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो ये आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए।
अब आप लोगों के बोनस की तरह ये काम करेगा, ऐसे एग्जाम में नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर स्लाइड बनाने वाले की गलती की वजह से ये रिपीट हो गया। अब आगे क्वेश्चन आप लोगों के सामने 40वां क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। 40वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता को बताता है। ये बिल्कुल सिंपल से है, अगर आप लोगों ने संविधान का एबीसीडी भी आता है तब भी आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसमें मैं बिना टाइम वेस्ट किया इसका आंसर मैं बता देता हूं। इसका आंसर है जो अनुच्छेद 5 से 11, आर्टिकल 5 से 11 में किसका प्रावधान किया गया है, नागरिकता के संबंधित बात की गई है। क्लियर हो गया। तो इसमें ज्यादा कुछ समझाने का कुछ है नहीं, बस आर्टिकल बताना था, वो आप लोगों ने बता दिया। अब आपके सामने आ गया 41वां। 41वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित भाषाई आयोग में निम्न में से कौन शामिल नहीं है। भाषाई आयोग में शामिल नहीं है, यह ध्यान रखना, आप लोगों को नहीं पूछ रहा है शामिल है नहीं, ये नहीं पूछ रहा है, तो शामिल नहीं है वो कौन सा है, फजल अली पोटी, श्री रामुलु या के.एम. पणिकर या हृदयनाथ कुंजरू। चारों में से आंसर कौन सा है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, आप जरूर बताएं इसका आंसर क्या हो गया। तो इसका आंसर है दोस्तों किसका, 41 में के.एम. पणिकर है, जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित भाषाई आयोग में शामिल नहीं थे। ठीक है ना, सॉरी, इसका आंसर है दोस्तों कुछ मिस्टेक हुआ है, तो इसका आंसर है जो पोटी श्री रामालू, क्योंकि इनकी मृत्यु हो चुकी थी। जब कब की बात है, 1947-8 में इनकी मृत्यु हो चुकी थी, जब ये भाषाई पुनर्गठन आयोग के रूप में कांग्रेस समिति के सदस्य भी थे। ठीक है ना, तो इनकी क्या मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जेवीपी समिति आई थी, जवाहरलाल वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, इन तीनों ने भाषाई पुनर्गठन आयोग पर एक और समिति के गठन किया था। तब इनकी मृत्यु उससे पहले हो चुकी थी, तो इसमें शामिल कौन नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित भाषाई आयोग में पोटी श्री रामालू शामिल नहीं। तो इसका आंसर सॉरी बी है दोस्तों, सी नहीं है, इसका आंसर क्या है, बी है। तो अब आपके सामने दोस्तों आगे का क्वेश्चन मैं रखने जा रहा हूं, तो ये रहा आपके सामने 42वां क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। 1948 में गठित भाषाई प्रांत आयोग का अध्यक्ष कौन था। ये क्या कह रहे हैं, 1948 में गठित भाषाई प्रांत आयोग का अध्यक्ष कौन था। 1948 की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। तो इसका अध्यक्ष थे दोस्तों एस.के. धर आयोग समिति के नाम से जाना गया इसको, जो कि राज्य के पुनर्गठन के आधार पर, राज्यों का पुनर्गठन आधार भाषाई आधार पर किया जाना चाहिए, इससे संबंधित ये पहली कमेटी थी, जो किसके द्वारा, एस.के. धर जो इनके अध्यक्ष थे। क्लियर हो गया। ये कब की बात है, 1948 की बात है। क्लियर हो गया। तो ये आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे का क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया, ये रहा आपके सामने 43वां क्वेश्चन। 43वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, किसी भारतीय राज्य, क्या है, किसी भारतीय राज्य की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में प्राप्त है। सीमाओं में, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है। जल्दी से जल्दी, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, आर्टिकल स्टार्ट होते ही इसका प्रावधान, इन शब्दों का उल्लेख आप लोगों को देखने को मिलता है। फटाफट आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या है। तो मैं इसका आंसर बता देता हूं दोस्तों, इसका आंसर है अनुच्छेद 3 में ये बताया गया है, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन का प्रावधान किसमें किया गया है, आर्टिकल 3 में किया गया है। ठीक है ना दोस्तों। अब आपके सामने आगे का क्वेश्चन आ रहा है, वो ये रहा 44वां क्वेश्चन। 44वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, जो क्या कह रहे हैं, भारतीय संघ के राज्य अपनी सीमाओं में किस प्रकार परिवर्तन कर सकते हैं। ये क्या कह रहे हैं, भारतीय संघ के राज्य हैं जो अपनी सीमाओं में किस प्रकार परिवर्तन कर सकते हैं। तो सबसे पहला है संसद द्वारा साधारण प्रक्रिया और सामान्य बहुमत से, या दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से, या दोनों सदनों के 2/3 बहुमत एवं संबंधित राज्य की विधायिका की परामर्श से, या केंद्र सरकार के कार्यपालक आदेश एवं संबंधित राज्य की विधायिका के परामर्श से। इसका जरूर बताएं दोस्तों, फटाफट इसका आंसर बताएं। थोड़ा सवाल थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन आप लोग आराम से पढ़ेंगे तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है ए, संसद द्वारा साधारण प्रक्रिया एवं सामान्य बहुमत से राज्य अपनी सीमाओं में किस परिवर्तन कर सकता है। इसके लिए किसी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, बस आप लोगों को राज्य का कोई भाग दूसरे देश को देने से संबंधित या दूसरे राज्य को देने से संबंधित बात आती है, तब अलग कानूनी प्रक्रिया होती है। तो इसका आंसर है संसद है जो साधारण बहुमत प्रक्रिया द्वारा राज्य अपनी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। क्लियर हो गया दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ रहा हूं मैं दोस्तों, ये रहा आपके सामने 45वां क्वेश्चन।
45वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन संविधान सभा के राज्य मामलों की समिति का अध्यक्ष था। राज्य मामला, संविधान सभा के राज्य मामलों की समिति का अध्यक्ष कौन था दोस्तों। थोड़ा अंदर से बनाया हुआ सवाल है तो आप लोगों को थोड़ा डाउट होगा, लेकिन अच्छा सवाल है। राज्य के मामलों की समिति का अध्यक्ष कौन था, जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू थे जो राज्य मामलों की समिति के अध्यक्ष थे। क्लियर हो गया दोस्तों, छोटा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, समिति के अध्यक्ष ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा तो आप लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब आपके सामने आ गया 46 का क्वेश्चन। 46 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान पूर्णतः कब अस्तित्व में आया। ये कह रहे हैं संविधान सभा द्वारा जो संविधान का निर्माण किया गया पूर्ण रूप से कब अस्तित्व में आया था, तो कब आया था उसकी डेट आप जल्दी से फटाफट आंसर में बताइए। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। तो ये जो संविधान पूर्ण अस्तित्व में कब आया था, 26 जनवरी 1949 को संविधान पूर्णतः अस्तित्व में आया था। ये दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन है, इसलिए अपन लोगों को इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना, बस अच्छे से देख लेना है और 2-3 बार पढ़ोगे तो आराम से कवर हो जाएगा। ऑलमोस्ट आप लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ रखी, उम्मीद कर रहा हूं। अब आपके सामने 47वां क्वेश्चन आ चुका है। 47वां क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। ये क्या कह रहा है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, किसके, कहां के प्रतिनिधि थे, क्या वो निर्वाचित थे, मनोनीत थे या राजा महाराजा, कौन कौन सा था। इसमें से देख पहला स्टेटमेंट ये आ गया, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित थे क्या प्रतिनिधि जो संविधान सभा के थे, या गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत थे, या विभिन्न प्रांतों के व्यवस्थापिकाओं द्वारा निर्वाचित एवं देशी राजाओं के राजाओं द्वारा मनोनीत, या कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। इन चारों में से स्टेटमेंट, चारों ऑप्शन आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब आप इसका आंसर फटाफट बता दीजिए। तो इसका आंसर है दोस्तों 47 में इसका आंसर है सी, विभिन्न प्रांतों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा निर्वाचित और देशी राज्यों के राजाओं द्वारा मनोनीत सदस्य भी संविधान सभा के सदस्य के प्रतिनिधि थे। क्लियर हो गया दोस्तों, अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़े बड़े लग रहे होंगे, थोड़ा टिपिकल लग रहे होंगे, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि इसमें सारे लेवल के क्वेश्चन है। आप लोगों को वन लाइनर से लगाकर यूपीएससी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप लोगों को सारा एक प्रैक्टिस होनी चाहिए, टॉपिक की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ये रहा आपके सामने 48वां क्वेश्चन। 48वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, निम्न में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था। ये क्या कह रहा है, निम्न में से कौन संवैधानिक या संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, उस व्यक्ति का नाम बताना है जो संवैधानिक सलाहकार था। तो उसका नाम क्या दोस्तों, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर बताएं। तो इसका जो आंसर है जो वो है BN राव। काफी लोगों के आंसर इसमें सही आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अगर जिन लोगों ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो BN राव है जो संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा में। क्लियर हो गया दोस्तों, ये आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये रहा आपके सामने 49वां क्वेश्चन। कौन सा 49वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं। अब आप लोगों को ये दोस्तों इस प्रकार है, थोड़ा नजदीक लिखा हुआ है, तो आप लोगों को ऐसे परेशान नहीं होना है। ये एक दूसरे के सामने है। ये दोस्तों सवाल फिर एक रिपीट क्वेश्चन हुआ है, कुछ मिस्टेक के कारण ये सवाल रिपीट हुआ है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये जो क्वेश्चन है स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें बढ़ती व्यवसाय कारोबार की स्वतंत्रता भी शामिल है। इसमें बढ़ती की जरूर है, लेकिन व्यवसाय कारोबार की स्वतंत्रता का अधिकार भी वैसे शामिल है। लेकिन जो ये स्टेटमेंट है ये क्या है, गलत है। ये ऑलरेडी रिपीट हो गया है दोस्तों गलती से, तो उसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जो सुमेलित नहीं है ये आप लोगों को सबके सही होना चाहिए, और कमेंट बॉक्स में इसके जवाब भी चाहिए मुझे, ताकि आप लोगों को पता चल सके पिछले क्वेश्चन आप लोग किस प्रकार से या किस ध्यान से देख रहे हैं। ठीक है ना। अब आपके सामने 50वां क्वेश्चन आ चुका है। 50वां क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है, निम्नलिखित में से किस समिति में दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। ये कह रहे हैं दोनों सदनों, मतलब लोकसभा के सदस्य भी शामिल होते हैं और राज्यसभा के सदस्य के शामिल होते हैं। तो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ लेता हूं। चारों समितियों के नाम है प्राक्कलन समिति, अधीनस्थ विधायन समिति, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो कौन सा सही है कौन सा गलत है आप जल्दी से एलिमिनेट करके भी, अगर एक भी आप लोगों को पता है तब भी आप लोग इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। इसका आंसर फटाफट बताइए। तो इसका आंसर है दोस्तों सी। कैसे, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। प्राक्कलन समिति में दोस्तों कितने सदस्य हैं, जितने भी सदस्य हैं करीब करीब 30 के आसपास सदस्य हैं, वो सारे के सारे लोकसभा के सदस्य हैं। तो सारे के सारे, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा एक।
तो एलिमिनेट हो गए, ये चला गया, ये चला गया, अब बचे पीछे 2। अब आप लोगों में 3 और 4 सही बता रहे। अधीनस्थ विधायन की समिति में दोनों सदस्य शामिल नहीं होते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपकरण समिति में दोनों लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के दोनों सदस्य शामिल होते हैं, चाहे 21:7 का रेशियो हो या कोई और हो, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को आराम से क्लियर हो गया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ काफी लोगों को ये क्वेश्चन सही भी होगा। अच्छा सवाल था, एक यूपीएससी स्टैंडर्ड का, आप लोग इसे बोल सकते हैं। अब आपके सामने आगे का क्वेश्चन आ रहा है, ये रहा आपके सामने आगे का क्वेश्चन 51वां। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्य नीति निदेशक तत्व हैं। ये क्या कह रहा है, राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित बात हो रही है कि राज्य नीति निदेशक तत्व है क्या ये संशोधन योग्य नहीं है, क्या किसी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, या देश के प्रशासन के आधार है। तो एक तो आप लोगों को ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो रहा है, जल्दी से आप लोग बताइए, मैं इसका आंसर बताता हूं। इसका आंसर भी क्या है दोस्तों, सी है। क्यों सी है, जो संशोधन योग्य नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये स्टेटमेंट बिल्कुल नेगेटिव बात कर रहे हैं, क्योंकि संशोधन योग्य नहीं है, ये थोड़ा अजीब है स्टेटमेंट। आप इसको एलिमिनेट भी कर लेते हैं तब भी आप लोग इसके आंसर तक पहुंच जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये जो आंसर है आप लोगों को आराम से दिख रहा होगा। इसके यहाँ तक पहुंचने के लिए आप लोग अगर इसको एक को एलिमिनेट कर देते हैं, एक तीनों में इसको हटाते हैं, आप लोगों को ये आंसर, भले आप लोगों को देश के प्रशासन का अधिकार पता ही नहीं हो, ये तो आप लोगों को प्रशासन का आधार हर चीज होती है जो संविधान में है, तो ये आराम से समझ में आ गया होगा। किसी न्यायालय के लिए बराबर परिवर्तनीय नहीं है, तो ये प्रावधान किया गया नीति निदेशक तत्वों में, स्पष्ट प्रावधान किया गया किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। लेकिन इसका जो मूल अधिकारों के जस्ट ये विपरीत है, जो कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। तो इसका आंसर क्या है, आंसर सी है। तो कितने लोगों का ये आंसर सही हुआ जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। तब तक मैं आगे वाला क्वेश्चन ले रहा हूं। ये रहा आपके सामने 52वां क्वेश्चन। संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने का दायित्व राज्य को दिया गया है। संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का दायित्व राज्य को दिया गया है। ये अच्छा सवाल है दोस्तों, ये अंदर से निकाल के बाहर लाया गया है, तो आप लोगों को अभी समझ में आ गया। क्या यह मूल अधिकार में इसका प्रावधान है, क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, या आपातकालीन उपबंध है, ये संविधान की प्रस्तावना में शामिल है। जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसका प्रावधान किया गया है। तो मैं बता देता हूं, आर्टिकल 51 में, किसमें, आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित बात की गई है। तो आप लोगों को ये आर्टिकल 51 किसमें शामिल है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में इसको शामिल किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक। तो इसका मतलब क्या हो गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति या सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य का दायित्व दिया गया है। तो वो किससे संबंधित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। क्लियर हो गया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब आपके सामने 53वां, ये एक और यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आजकल पूछते हैं इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन मिल ही जाता है, कैसा भी एग्जाम हो, और यूपीएससी आरएस हो, इसमें तो भरमार रहते हैं इन क्वेश्चनों के, शायद इन्हीं क्वेश्चनों का या इनका बेस ही यही क्वेश्चन है। तो अब आपके सामने 53वां क्वेश्चन आ चुका है। तो 53वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, राज्य नीति निर्देशक तत्वों में निम्न में से कौन शामिल है। ये क्या कह रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कौन शामिल है, राज्य नीति निर्देशक तत्वों में निम्न में से कौन से शामिल है। ये सेम क्वेश्चन को बार बार लिखा है, तो अभी आप लोगों को ध्यान रखना है। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, ये क्या कह रहा है, नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। तो बिल्कुल ये बिल्कुल इसका प्रावधान किया गया है 44 आर्टिकल में, सिविल संहिता के बारे में बात की गई है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, तो ये आर्टिकल 50 में इसका प्रावधान किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, तो ये करीब शायद 48 या 49 में, थोड़ा भी एकदम क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन इसका भी प्रावधान किया गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, तीनों नीति निर्देशक तत्वों में प्रावधान है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व हैं जो आर्टिकल 36 से 51 में प्रावधान किया गया है। तो इनको देख के 44 है, 50 है या 48, 49 में मैंने बात की है, तो इसका प्रावधान किसमें किया गया है, आर्टिकल 36 से 51 के बीच में। तो इसका मतलब क्या है, तीनों स्टेटमेंट है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल हैं। क्लियर हो गया। क्या आप सब लोगों के सही हुआ या गलत हुआ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब बात आ जाती है 54 क्वेश्चन में, आपातकाल के दौरान किस मूल अधिकार को स्थगित किया जा सकता है। अब आप लोगों को यह आंसर सही होना चाहिए, लेकिन आप फटाफट इसका आंसर बता सकते हैं।
तो ये क्या कह रहा है, आपातकाल के दौरान। तो इसका आंसर मैं आप लोगों को बिना टाइम वेस्ट किए बता देता हूं। आर्टिकल 20 और 21 के अंतर्गत प्राप्त स्वतंत्रता को क्या किया जा स्थगित किया जा सकता है जब राष्ट्रीय आपातकाल की बात आएगी 352 के तहत। कौन सा 352 आर्टिकल के तहत बात आएगी तो इसे क्या किया जा सकता है, इसे स्थगित किया जा सकता है। क्लियर हो गया? तो ये आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा और काफी लोगों के ये आंसर सही भी होगा क्योंकि उन लोगों ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आराम से ये सवाल सही हो रहा है। अब आपके सामने आ जाता है 55 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, संपत्ति का अधिकार संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की सूची में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया। तो सवाल क्या कह रहे हैं, जो संपत्ति का अधिकार था जो पहले मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल किया गया, किस संविधान संशोधन के तहत इसे क्या किया गया, हटाया गया। तो इसका आंसर क्या है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर है दोस्तों, आंसर सी, 44वें संविधान संशोधन 1978 में। 44वें संविधान संशोधन 1978 में किसको शामिल किया गया, इसको हटाया गया। संपत्ति का अधिकार था आर्टिकल 19 में, ठीक है ना। आर्टिकल 19 में जो अभी 6 प्रावधान है, पहले कितने थे, 7 थे। संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया, हटा दिया गया। कहां डाला गया, इसे 300A में शामिल किया गया एक कानूनी अधिकार के रूप में। अब ये क्या है, मौलिक अधिकार ना होकर एक कानूनी अधिकार है। तो ये आप लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा। काफी लोगों के ये सही होना चाहिए और काफी लोगों की गलतियां हो सकती है 42 और 44 के कंफ्यूजन के चक्कर में। ये रहा आप लोगों के सामने 56वां क्वेश्चन। संविधान का अनुच्छेद 32 निम्न में से किस मूल अधिकारों से संबंधित है। ये घूम फिर के दोस्तों, अब आपके ये घूम के सवाल आए हैं दोस्तों, इससे बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। तो जल्दी से बताइए आर्टिकल 32 में किसका प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर है दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। संविधान की आत्मा और हृदय, इसके बारे में हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था। ये उस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके हुए आपके सामने लाया गया है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में प्रावधान किया गया, जहां पर आप लोगों का मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये इसको मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये आपके सामने रहा 57वां क्वेश्चन, समान कार्य के लिए समान वेतन। ये किस प्रकार की लाइन है, इसका प्रावधान अगर आप लोगों ने अच्छे से, चाहे मौलिक अधिकार हो, नीति निर्देशक तत्व हो, मौलिक कर्तव्य हो, इनको अच्छे से पढ़ा है तब तो आप आराम से दे सकते हैं, नहीं तो आप लोगों को गलतियां होने की संभावना इसमें बिल्कुल रहेगी। समान कार्य के लिए समान वेतन, तो इसका प्रावधान है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। ये शायद 39 में या 38 में इसका प्रावधान किया गया आर्टिकल में, अभी थोड़ा क्लियर नहीं हो तो आप लोग इसको क्लियर कर सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करते हैं, ये कंफर्म है। और किस आर्टिकल में, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि भाई मेरे से गलती हो रही है तो कहां हो रही है, जरूर बताएं दोस्तों। 39 या 38 में इसका प्रावधान किया गया है, महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित बात की गई है। क्लियर हो गया? तो ये किन के सही हुआ किन के गलत हुआ जरूर बताएं। अभी आप लोगों को लग रहा है कि सर टाइम कम दे रहे हैं आंसर में, तो वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं दोस्तों, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और आप सबके लिए मेहनत कर रहा हूं। तो आप लोगों का यही काम है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल। और ऐसी सीरीजें लगातार आने वाली है दोस्तों, बहुत बड़ी बड़ी सीरीजें स्टार्ट होने वाली है, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। ठीक है दोस्तों, अब आगे का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब आपके सामने 58वां क्वेश्चन आ चुका है, किसी राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत घोषित राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने तक या कब तक रह सकता है। ये कह रहा है 356 में आप लोगों को पता है कि राज्य आपातकाल की घोषणा की जाती है, या आप लोग कह सकते हैं राष्ट्रपति शासन की। तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है तो इनका जो टाइम पीरियड है कितने दिनों तक, इसका कितने वर्षों तक कह सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, जल्दी से बताएं, क्या 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। राष्ट्रपति शासन कितने टाइम तक रह सकता है, तो इसका आंसर है दोस्तों 3 वर्ष तक। किसी राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत घोषित राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्ष तक रह सकता है, 3 वर्ष तक रह सकते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों, ये आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आपके सामने स्क्रीन पर प्ले हो रहा है 59वां क्वेश्चन। 59वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। तो ये क्या कह रहा है, किस वर्ष मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। अभी मैंने जब मौलिक कर्तव्य से संबंधित समिति की बात आई तब मैंने इसका प्रावधान बताया, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कभी सभी लोगों के किसी के गलत नहीं होना चाहिए अगर आप लोगों ने अच्छे से ध्यान दिया है, क्योंकि मैं रिलेटिव चीजें भी आप लोगों के साथ में बताते हुए चल जाऊं तो आने वाले क्वेश्चन में भी सही होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या है, बी,
1976, मतलब 42वें संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद 1976, 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में, जिसे मौलिक कर्तव्यों को 51A भाग में जोड़ा गया था। किसके? भाग 4 संविधान के, भाग 4 में 51A में शामिल किया गया है। तो इसके ये सवाल किसी के गलत नहीं होना चाहिए, गलत है तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ये रहा आपके सामने बिल्कुल सिंपल सा सवाल। अस्पृश्यता का उन्मूलन भारत संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? अस्पृश्यता, छुआछूत, भेदभाव की बात की गई है अस्पृश्यता की, ठीक है ना। सभी प्रकार के भेदभावों को, इसको हटाने का काम कौन काम कर रहा है या इसका विरोध कौन कर रहा है? तो वो है आर्टिकल 17 है, जो अस्पृश्यता के उन्मूलन की, अस्पृश्यता भेदभाव को खत्म करना चाहता है, उन्मूलन की बात की गई है। तो ये एक प्रकार का मौलिक अधिकार है, जो मौलिक अधिकार में समानता के अधिकार को दर्शाता है। किसके? समानता के अधिकार को दर्शाता है, और ये प्रावधान किया गया है किसमें? आर्टिकल 17। तो ये जरूर बताएं किनका ये सही हुआ और किनका गलत हुआ। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ये रहा आपके सामने 61वां, कौन सा? 61 क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। 61वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 86वां, ये क्या कह रहा है? 86वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये कह रहा है 86वां संविधान संशोधन है, नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, किससे संबंधित 86वें संविधान संशोधन में बात की गई है। तो ये सवाल बड़ा जरूर लग रहा है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा है, आप जैसे ऑप्शन पढ़ेंगे आपके दिमाग में आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? हाल ही में सर्जित नए राज्यों के अधिक संसदीय सीटों का आवंटन, या पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 30% आरक्षण, या कह सकते हैं संविधान में अनुच्छेद 21A को शामिल करना, जो 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित, या सरकारी रोजगार में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जारी रखना। जल्दी से जल्दी 86वें संविधान संशोधन में क्या प्रावधान किया गया? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ, कमेंट काफी लोगों के आने स्टार्ट हो गए हैं, तो जरूर बताएं दोस्तों। तो इसका आंसर है जो सी है, 86वें संविधान संशोधन, ये 2002 में हुआ था दोस्तों। संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया? 21A को शामिल करना, जिसमें 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया 86 2002 में। क्लियर हो गया? तो ये आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को लेकर, ये रहा आपके सामने आगे वाला क्वेश्चन, ये आपके सामने आगे क्वेश्चन आ गया। ये क्या कह रहा है? संविधान का वह अनुच्छेद जो, ये क्या कह रहा है? संविधान का वह अनुच्छेद जो आपातकाल की घोषणा के साथ स्वतः निलंबित हो जाता है। यह ध्यान रखना, यहाँ पर स्वतः शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हो सकता है जिसमें हम लोगों ने बात की 20 और 21 क्या है, हो सकते हैं, लेकिन स्वतः निलंबन की बात आ रही है यहाँ पर दोस्तों, इसलिए आप लोगों को 21 की तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका जो आंसर है दोस्तों आर्टिकल 19 है। जो आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो भी 6 अधिकार दिए गए हैं, उन सब को क्या है? स्वतः वो क्या हो जाता है? निलंबित हो जाते हैं। क्लियर हो गया? तो ये आराम से आप लोगों को समझ में आ गया। आर्टिकल 19 में जो प्रावधान किया गया है, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो आर्टिकल 19 के जो स्वतंत्रताएं दी गई है, वो सारी क्या है? निलंबित हो जाती है। तो ये रहा आपके सामने 63वां क्वेश्चन। 63वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? संविधान के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत निम्न में से किनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं? ये कह रहे हैं संविधान के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत, अब सीधे आर्टिकल 15 से रिलेटेड बात हो रही है, तो किनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो आप लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा। क्या ये महिलाओं और बच्चों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए? तो ये आप लोगों के स्टेटमेंट आपके सामने A, C, B और D। जल्दी से जल्दी इसके फटाफट इसका आंसर बताइए। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, मैं सबके कमेंट देख लूंगा। तो इसका आंसर है दोस्तों A। तो आप लोगों ने जब पढ़ा होगा आर्टिकल 15, तो उसमें महिलाओं और बच्चों से संबंधित धर्म, मूल, वंश, जाति और स्थान की बात की गई है। किसके? धर्म, मूल, वंश, जाति और स्थान की बात की। 5 फैक्टर डाले गए, जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए विशेष प्रावधान भी है, महिलाओं के बच्चों के लिए, महिलाओं और बच्चों के लिए भी प्रावधान है, लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, इसका प्रावधान आप लोगों को 16 में देखने को मिल सकता है। आरक्षण की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर आर्थिक रूप
से पिछड़े वर्गों की बात नहीं की गई है तो मैं इसको गलत मान लूंगा। जैसे ही मैंने 3 को हटाया तो आपका आंसर तो यही आ गया ना। आप लोगों को कहाँ अलग से पहुंचने की जरूरत है, इस प्रकार के क्वेश्चन को एलिमिनेशन से सॉल्व कीजिए। सारी चीजें नॉलेज से नहीं होती, कई कबार आप लोगों की थोड़ी एक अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस लेवल अच्छा होना तो आराम से कर सकते हैं। तो ये चाहता आप लोगों, ये सिर्फ एक इसको हटा भी देते तो सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो जाता। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, एक बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा वक्त लगता है बट थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो ये अच्छे क्वेश्चन में अच्छे नंबर आने की संभावना रहेगी। क्लियर है दोस्तों? ये किन लोगों के सही हुआ किन के गलत हुआ कमेंट बॉक्स में बताएं। अब मैं आपके सामने 64वां क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। 64वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत इसमें उल्लेखित कुछ प्रावधानों को छोड़कर निवारक निरोध के अंतर्गत किसी व्यक्ति को हिरासत में रखने की अधिकतम, ये कह रहे हैं आर्टिकल 2 में जो निवारक निरोध की बात की गई है, किसके निवारक निरोध की, तो ये पूछ रहे हैं किसी व्यक्ति को अगर आप हिरासत में रख रहे हैं तो इसका अधिकतम टाइम पीरियड कितना है, तो वो कितना है? इसका आंसर है दोस्तों 3 माह तक। जब तक बोर्ड परमिशन आगे नहीं दे लगभग आप लोगों को मिनिमम 3 माह का आप लोगों का अधिकतम अवधि कह सकते हैं, सॉरी अधिकतम 3 माह का है। इसके अलावा बोर्ड अलग से फैसला ले सकता है, लेकिन आप लोगों के अधिकतम की बात आते हैं 3 माह तक क्या कर सकता है, उस व्यक्ति को हिरासत में रख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? ये आंसर किनके सही हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ साथ दोस्तों लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों का बस इतना ही काम है, लाइक शेयर कमेंट करके अगर कुछ कमी भी रहती है तो आप लोग जरूर बताएं, ठीक है ना, ताकि हम लोग धीरे धीरे उसमें सुधार कर सकते हैं। तो अब मैं आपके सामने आगे वाला क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, ये रहा, ये आपके सामने 65वां क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें ये क्या कह रहा है, निम्न में से वो कौन सा मूलभूत अधिकार है जो भारत के निवासियों को तो प्राप्त है लेकिन भारत में रहने वाले विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो ऐसे नीचे जो स्टेटमेंट दे रखे हैं, विधि के समक्ष समानता, विधियों का समान संरक्षण, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्राण और देह स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये क्या कह रहे हैं, इसमें जो प्रावधान किए गए हैं तो वो विदेशियों को लिए नहीं है, केवल भारतीयों के लिए नहीं है, भारतीयों के लिए। तो आप लोगों को फटाफट बताइए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जो आर्टिकल 15, 16, 19 और 29 और 30 जो आर्टिकल है ये हैं जो विदेशियों को नहीं मिलते। अब हिंट दे दिया आपको, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 है, ये विदेशियों के लिए नहीं है। अब आप इसमें से ढूंढिए कौन सा मैच हो रहा है, 15, 16, 19, 29, 30 में से। तो विचार और अभिव्यक्ति, आर्टिकल 19 में इसका विचार और अभिव्यक्ति का प्रावधान किया गया, तो आपका आंसर क्या है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान है जो इसमें किया गया है, विचार और अभिव्यक्ति के प्रावधान आर्टिकल 19 में, जो कि केवल भारतीयों के लिए है। लेकिन ये एक ही नहीं है, इसके अलावा भी 15, 16, 19 और 29 और 30 जो आर्टिकल है जो क्या है, ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए, विदेशियों के लिए बिल्कुल नहीं है। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? अब आपके सामने अगला क्वेश्चन आ रहा है। अब ये बिल्कुल सिंपल सा है, संसदीय फोरम में कितने सदस्य होते हैं, वो भी अध्यक्ष और पदेन अध्यक्ष को छोड़कर। संसदीय फोरम की बात आ गई तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, इसका आंसर है दोस्तों, काफी लोगों को गलत होगा क्योंकि अगर नहीं पढ़ा है तो ऑब्वियसली गलत होने की संभावना रहेगी, लेकिन इसका जो आंसर है दोस्तों 31 है। इसके जो कितने सदस्य होते हैं संसदीय फोरम के, वो होते हैं 31 सदस्य देखने को मिलेंगे आप लोगों को। क्लियर हो गया? तो ये वन लाइनर क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, आप लोगों के काफी लोगों के सही होने की संभावना भी है। अब आपके सामने आ रहा है 67वां क्वेश्चन। क्या है 67वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये क्या कह रहे हैं, लोकसभा के अध्यक्ष में, यहाँ मात खा जाते हैं दोस्तों, यूपीएससी वाले हो या कोई और भी, यहाँ क्या होता है, हाँ ना में समझ नहीं पाते हैं, सीधा पॉजिटिव में चले जाते हैं, हाँ लोकसभा अध्यक्ष के बारे में ये बात करनी। नहीं दोस्तों, आप लोगों को प्रश्न में गलती करते ही, जहां आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ोगे, गलतियां वहां से शुरू हो जाती है और वो आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग की ओर ले जाती हैं। तो सबसे पहला क्या है स्टेटमेंट, यह ऑप्शन वो है अध्यक्ष, ये निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। तो ये बात मेरे को दोस्तों बिल्कुल सही लगी है, ठीक है। दूसरा क्या, अध्यक्ष को हटाने से संबंधित चर्चा में बैठक की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। तो इसमें मेरे को थोड़ा डाउट है दोस्तों, अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वो शून्यकाल को स्थगित या रद्द कर सकते हैं, तो ये भी मेरे को थोड़ा डाउट है। ये मैं आपके हिसाब से बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि स्टार्टिंग में रहता है ये क्या, अध्यक्ष विभिन्न समितियों के अध्यक्षों को मनोनीत करता है। तो जो इसका आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से आप लोग बताइए। इसका जो आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है बी।
आंसर क्या है इसका? बी है इसका आंसर है। अध्यक्ष को हटाने से संबंधित चर्चा में बैठक की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। अध्यक्ष को यह क्या है? उपराष्ट्रपति अध्यक्ष करता है। ये बिल्कुल गलत है, तो स्टेटमेंट गलत है। लोकसभा के अध्यक्ष से संबंधित कौन सा नहीं है आंसर? या ऑप्शन बी है, जो लोकसभा के अध्यक्ष से संबंधित कोई बात स्पष्ट वे में सही नहीं कर रहा है, बाकी सब है जो सही बात कर रहा है। ठीक है ना, ACD है जो सही बात कर रहा है। अब आपके सामने 68वां क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर बताएं। भारत का उपराष्ट्रपति किसी भी समय अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है। अपना त्याग पत्र वो निम्न में से किसे संबोधित करके देगा? ये आप लोगों के सामने अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जो उपराष्ट्रपति है किसे संबोधित करके अपना त्याग पत्र देगा? जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताएं। अब इसमें कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, अगर ढंग से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कुछ लोग जाएंगे राज्यसभा के उपसभापति, कोई न्यायाधीश तक चला जाएगा, कोई लोकसभा अध्यक्ष के पास भी चला जाएगा और कोई राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब देखते हैं कौन सही जगह जाता है। इसका आंसर है दोस्तों राष्ट्रपति। जो उपराष्ट्रपति होगा राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र घोषित कर देगा या दे देगा। क्लियर हो गया? तो ये किनके सही हुआ किनके गलत हुआ जरूर बताएं। अब मैं आपके सामने आगे वाला क्वेश्चन रख रहा हूं। ये रहा आपके सामने आगे वाला क्वेश्चन। आगे वाला क्वेश्चन है धन विधेयक से संबंधित कथन है दोस्तों। ये अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी लेवल का है, ऑलरेडी यूपीएससी में पूछा जा चुका है दोस्तों ये। तो अब आप लोगों के सामने परीक्षा है इसको सॉल्व करने की। अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तब तो आप लोगों के बिल्कुल सही है। इसको मैं साथ साथ सॉल्व करवाते चलूंगा। इससे लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये क्या कह रहे हैं? इसमें लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। इसे राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये इसमें मेरे को थोड़ा डाउट है। इसमें राज्यसभा में संशोधन की अनुशंसा कर सकती है, तो ये मेरे को भी ठीक लग रहा है। अभी मैं क्लियर पर नहीं पहुंचूंगा, पहले इस पर दोनों सदन की शक्तियां समान होती हैं। अब मेरे को थोड़े डाउट्स बढ़ गए हैं। तो मेरे को तभी जैसे मान लो मेरे को एक ऑप्शन पहला सही लगा तो मैं क्या करूंगा, अब मैं दोनों को एलिमिनेट कर दूंगा। भाई मुझे एक तो सही लगा है तो इसमें एक है नहीं दोनों में, इसको मैं हटा देता। अब बात क्या एक की है या 3 की है? अब ये आपके सामने ऑप्शन आ गए होंगे। तब ये 69वां क्या कह रहा है? यहाँ पर आप लोग ध्यान दे सकते हैं, राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक से संबंधित बात राज्यसभा में शोभा नहीं देती है, क्योंकि ये विशेष अधिकार किसका है? लोकसभा का है। तो ये स्टेटमेंट 2 गलत है, तो 2 वैसे भी गलत हो गया ऑटोमेटिक। अब बात आ जाती है तीसरे स्टेटमेंट, राज्यसभा में इसमें संशोधन की अनुशंसा। ये क्या कह रहे हैं? इसमें किसी प्रकार के संशोधन की बात कर सकती है, भले ही लोकसभा करे नहीं करे, लेकिन बात तो कर ही सकती है। इतना अधिकार दिया गया है लोकसभा को, तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब क्या आ गया? इसका आंसर है जो सी होगा। क्लियर हो गया? तो थोड़ा दोस्तों टाइम लगता है, बट कुछ चीजें सीखने से आप लोगों को कोई नुकसान नहीं है। अगर हम लोगों को सिखाने में कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोगों को सीखने में क्या जाता है? ठीक है ना। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये रहा आपके सामने 70वां क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। 70वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किन्हें भारतीय संविधान के मूल ढांचे का अंग माना जाता है? ये क्या कह रहे हैं? निम्न में से किन्हें भारतीय संविधान के मूल ढांचे का अंग माना गया है? तो ये भी यूपीएससी का एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। आप लोगों के गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। जिनके अच्छा नॉलेज है वो आराम से इसको ले लेंगे। ठीक है ना। सारे क्वेश्चन का तो मैं जवाब दे दूंगा, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में किसके आंसर देंगे मेरे को जरूर बताएं। 70वें क्वेश्चन में इसका आंसर क्या होगा? फिर भी एक बार मैं आप लोगों को पढ़ के बता देता हूं। सरकार का गणराज्य क्या कह रहे हैं? 1-2 क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को खुद को करने के लिए दूंगा, ताकि आप कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दें। सरकार का गणराज्यात्मक एवं लोकतंत्रात्मक स्वरूप, संविधान का पंथ निरपेक्ष चरित्र और मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभाजन, संविधान का संघीय चरित्र। जल्दी से बताइए। अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि पहला स्टेटमेंट तो सही है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो पहला सही है तो ये तो हो नहीं सकता, और मैं अब कह दूं दूसरा गलत है। अगर संविधान का पंथ निरपेक्ष चरित्र, आप जल्दी बताइए, क्योंकि ये मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ये क्या है? मूल संविधान का भाग नहीं है, तो मूल ढांचे का कहां से भाग होगा? इसे 42वें संविधान संशोधन पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष अखंडता को समाजवादी शब्द को ऐड किया गया, तो ये दूसरा गलत हो गया। तो दूसरा गलत होते ही मैंने इसको गलत किया, इसको भी गलत किया, ये भी गया, तो पीछे आंसर क्या बचा? भले आपको अच्छा नॉलेज नहीं था, फिर भी आप लोग यहाँ तक पहुंच गए, तो इसका आंसर क्या हो गया? 70वें क्वेश्चन में आंसर है जो सी है। क्लियर हो गया दोस्तों? ये आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस प्रकार आप एलिमिनेशन के माध्यम से, मैंने 2 ऑप्शन तो देखे ही नहीं अभी तक, तो आप लोग जरूर देखना ताकि आप लोगों का नॉलेज इंप्रूव हो। तो अब मैं 71 क्वेश्चन पर आ जाता हूँ।
ये आपके सामने 71वां क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। निम्न में से किन विषयों पर राज्यपाल राष्ट्रपति से अनुरोध कर सकता है? क्या कर सकता है? राज्यपाल है जो राष्ट्रपति से अनुरोध कर सकता है। ये भी यूपीएससी स्टैंडर्ड का है। इसमें आप लोगों को सत्य बताना है, सही कौन सा स्टेटमेंट है। तो अब आप उसी तरीके से करने की कोशिश कीजिए। देखो, थोड़ा नॉलेज तो आप लोगों को होना ही चाहिए। क्या कह रहा है? राज्यपाल राष्ट्रपति से अनुरोध कर सकता है। क्या कर सकता है? राज्य के मंत्रिपरिषद को हटाने की बात कर रहा है, या राज्य मंत्रिपरिषद को भंग की बात करेगा, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की, या राज्य विधानसभा को भंग करने की, या राज्य में प्रशासनिक मशीनरी के असफल होने की घोषणा करने की। जल्दी से जल्दी आप फटाफट इसका आंसर बताएं। इसका आंसर है दोस्तों सी। कैसे? देखिए, राज्य मंत्रिपरिषद को भंग करने की बात कर सकता है, ठीक है ना, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए दूसरे काफी काम है दोस्तों। अब सारे राज्यपाल कर लेगा तो फिर दूसरे लोग क्या करेंगे? तो क्या है, दूसरे स्टेटमेंट गलत है। तो दूसरे स्टेटमेंट जैसे एलिमिनेट हुआ तो आपके पीछे आंसर क्या बचा? आंसर सी है। 71 में आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। क्लियर हो गया? ये आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आपके सामने 72वां क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। राज्यपाल की बिल्कुल सही संवैधानिक स्थिति। ये क्या कह रहा है? राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है? अगर संवैधानिक हिसाब से बात करें तो राज्यपाल की स्थिति क्या है संविधान में? तो ये क्या कह रहे हैं? राज्यपाल है जो प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य करता है, राज्यपाल है जो राष्ट्रपति के परामर्श से कार्य करता है, राज्यपाल है जो राज्य के मुख्यमंत्री के परामर्श से कार्य करता है, या राज्यपाल है जो राज्य मंत्री परिषद के परामर्श से कार्य करता है। फटाफट इसका आंसर दीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर है दोस्तों, मैं बता देता हूं, वीडियो को पॉज करके आप आंसर देने की कोशिश कीजिए, लेकिन मैं आपका टाइम सेव करना, टाइम बहुत कीमती है। तो इसका आंसर क्या है? 72 है जो राज्यपाल है जो राज्य मंत्री परिषद के परामर्श से कार्य करता है। क्या कर रहे हैं? राज्यपाल है जो राज्य मंत्री परिषद के परामर्श से कार्य कर रहा है। तो ये आप लोगों का आंसर क्लियर हो गया होगा। ये जरूर बताएं किनका सही हुआ और किनका गलत हुआ। ये सवाल दोस्तों आप लोगों को, काफी लोगों को टेढ़े लग रहे होंगे, लेकिन दोस्तों सवाल गलत तो नहीं है ना। तो समझ सकते हैं कि आप लोगों को कंपटीशन का लेवल बहुत बढ़ रखा है, तो कहीं ना कहीं अच्छे क्वेश्चन आने की संभावना। ये अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी वाले हैं, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहना है। अब आपके सामने 73वां क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। 73वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? आकस्मिक स्थिति का सामना करने के लिए भारत की आकस्मिक निधि से धन का आवंटन कौन कर सकता है? ये ध्यान रखना दोस्तों। एक आकस्मिक निधि जिसका प्रावधान आर्टिकल 267 में और 266 में संचित निधि और लोकलेखा, संचित निधि और लोकलेखा निधि। तो फटाफट बताइए आप। लोकलेखा में से तो स्वयं निकाल सकते हैं, लेकिन संचित निधि में संसद। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इसका आंसर क्या है? राष्ट्रपति। 267 में जो आकस्मिक निधि का प्रावधान किया गया है, जो 500 करोड़ राशि वाला एक फंड होता है, इसमें 500 करोड़ रखे हुए होते हैं इमरजेंसी में। आकस्मिक निधि से कौन? राष्ट्रपति की परमिशन से इसे पैसे निकाले जा सकते हैं। काफी लोगों के संसद आएगा, लेकिन वो संसद संचित निधि से संबंधित है। क्लियर हो गया? तो बताएं आप लोग, सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये रहा आपके सामने 74वां क्वेश्चन। 74 क्वेश्चन कहता है, राज्य सरकार की मंत्री परिषद में वेतन और भत्ते निम्न पर भारित होते हैं। अब भारत की बात हो रही है दोस्तों। पहले कौन जारी करता है वो सदस्य सवाल आया था, जिसमें हम लोगों ने राज्य विधानमंडल की बात की गई थी कि राज्य विधानमंडल राज्य सरकार के मंत्री या मंत्रियों के क्या है? विधानमंडल, ठीक है ना। लेकिन अब क्या कह रहे हैं? किस पर भारित होते हैं? किस आकस्मिक निधि पर है, या राज्य की संचित निधि पर है, रिजर्व बैंक पर है, या राज्य सरकार के कोषागार में? तो इसका आंसर है दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए आप भी, लेकिन मैं इसका आंसर राज्य की संचित निधि। जो केंद्र की संचित निधि होती है वो संसद के सदस्यों से बात ही होती है। तो राज्य की संचित निधि होती है जो विधानमंडल में सदस्य काम कर रहे हैं, विधानसभा और विधान परिषद में। तो वो उनके वेतन और भत्ते किस पर भारित होते हैं? राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। क्लियर हो गया ये? अब आपके सामने 74वां क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। 75वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राज्य के किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारात अपने पास रोक सकता है? ये कह रहे हैं कि संविधान में किस अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल को ये अधिकार है कि विधेयक, ऐसा विधेयक जो राष्ट्रपति के विचारात, राष्ट्रपति के लिए रोक कर रख सकता है, राष्ट्रपति के विचार विमर्श के बाद उसको फैसला सुनाया जाता है। तो क्या है? तो किस आर्टिकल के तहत इसका प्रावधान किया गया है? तो इसका प्रावधान किया गया आर्टिकल 200 में, जिसके तहत राज्यपाल होता है किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारात अपने पास रोक कर
रख सकता है। क्लियर हो गया? ये आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे 76वां क्वेश्चन रख रहा हूं। ये रहा आपके सामने 76वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के संबंध में रिट जारी करने का अधिकार है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के संबंध में रिट जारी करने की बात हो रही है दोस्तों। रिट है, रिट जारी कर सकते हैं। तो मैं ये तो आप लोगों को आर्टिकल बताने हैं, तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 32 और 226। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, 32 है जो वो किसके लिए सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, और 226 है जो कौन, हाई कोर्ट है जो रिट जारी कर सकता है। लेकिन इसका दायरा किसका बड़ा है? हाई कोर्ट का दायरा बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के हनन से संबंधित रिट जारी कर सकता है, लेकिन अन्य कानूनी कार्य के लिए भी हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। क्लियर हो गया? तो रिट जारी करने का क्षेत्राधिकार कौन बढ़ा सकता है? तो वो है संसद बढ़ा सकती है। ध्यान रखना, किसको रिट देनी है, किसको हटानी है, वो सारा काम कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। तो इसका सवाल का आंसर क्या है? 32 और 26। आंसर सी है जो इसका आंसर सही है, बिल्कुल, रिट जारी करने का अधिकार। अब आपके सामने 77वां आंसर आ चुका है। तो किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम सदस्य क्या हो सकते हैं? जल्दी से इसका आंसर बताएं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? सी, 500 क्वेश्चन है। किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? 500। क्लियर हो गया दोस्तों? ये आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अधिकतम सदस्य वाला। तो अब आप लोगों का काम है प्रैक्टिस करते रहिए और मजे करते रहिए। ये आपके सामने 78वां क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। वह समय सीमा जिसके भीतर किसी वित्त विधेयक को राज्यपाल राज्य विधायिका को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। कोई समय सीमा निर्धारित है क्या? तो आप जल्दी से बताइए, क्या 14 दिन है, 1 महीना है, 3 महीने है, या कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है? तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा 78 में ऑप्शन सही कौन सा है? डी है। इसमें किसी प्रकार की समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। समझ गए होंगे? इसमें राज्यपाल को पुनर्विचार, विधायक को पुनर्विचार भेजने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो इसलिए आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। अब आपके सामने 79वां क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। किसी उच्च, ये क्या है? उच्च लिखा हुआ है दोस्तों, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट की बात कर रहा है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि कौन कर सकता है? उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कौन कर सकता है? तो आप लोगों को सीधा पता होना चाहिए कौन सा 79 में है। जो आंसर होगा वो एक है, संसद क्या है? विधि द्वारा, संसद विधि द्वारा उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के या उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि कर सकता है। तो ये अधिकार किसको है? संसद विधेयक द्वारा नहीं, संसद विधि द्वारा, कानूनी प्रक्रिया द्वारा इसके उच्च क्षेत्राधिकार में वृद्धि कर सकता है। क्लियर हो गया है? तो ये आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आपके सामने 80वां क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। क्षेत्रीय परिषद के संबंध में आप लोगों को बताना है। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप लोगों को यहाँ पर एक चीज पकड़ते ही आप लोगों का सारा आंसर आ जाएगा। तो अभी आप लोगों के सामने 80वां क्वेश्चन आ चुका है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है क्षेत्रीय परिषद के बारे में? क्षेत्रीय परिषद है, संवैधानिक निकाय है। दूसरा स्टेटमेंट कर रहे हैं कुल 5 क्षेत्रीय परिषद है। तीसरा स्टेटमेंट कर रहे हैं राज्य, ये हटा दीजिए, राज्य केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र के बीच सहभागिता और समन्वय को बढ़ाती है। और चौथा है जिसको पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत लाई गई है। फटाफट इसको आप लोगों को बताना है। समय की कमी की वजह से आप लोगों को फटाफट चीजें बताई जा रही हैं। और इसके पीडीएफ भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। और रेगुलर बेस पर पीडीएफ और आने वाली क्लासों की पीडीएफ भी आप लोगों को वहीं मिलती रहेगी। तो इसका आंसर क्या है 80 में? इसका आंसर है दोस्तों बी। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि क्षेत्रीय परिषद है, ये क्या है? संवैधानिक निकाय नहीं है, संविधान के रूप में इसका कोई प्रावधान नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ये तो चला गया, ठीक है। उसके बाद कुल क्षेत्रीय परिषदें कितनी है? 5 है, बिल्कुल सही है। तो ये 2 सही है, तो ये भी चला गया। तीसरा क्या है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र के बीच सहभागिता और समन्वय को बढ़ाती है, तो बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर भी क्या हो गया? 3 सही है। तो 3 इसमें भी सही है। तो इसका मतलब ये रहा 2, 3 और 4 है जो एकदम बिल्कुल प्रावधान बिल्कुल सही है। तो आपके थोड़ा सवाल बढ़ा था, लेकिन ये यूपीएससी स्टैंडर्ड का, यहाँ भी ध्यान रखना है, सत्य असत्य क्या पूछ रहे हैं वो पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब आपके सामने 81वां क्वेश्चन आ चुका है। 81वां दोस्तों मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ूंगा, क्योंकि ये तो आप लोगों को बताना। एक क्वेश्चन तो मेरा भी बनता है ना, इतने सारे मैंने सारे बताए हैं।
ये क्वेश्चन तो आप लोगों को बिल्कुल मैं नेगलेक्ट करके ऐसे छोड़ दूंगा। सरकारी आयोग ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में भी सुझाव दिया था। अखिल भारतीय सेवाएं संविधान की समर्थित सूची में शामिल है। अब बताइए आप लोगों का, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है दोस्तों, HW सर होमवर्क है, इसका आंसर बताइए। मैं आप लोगों को पूछूंगा 81, अगला आते वीडियो 81 का आंसर क्या होगा आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। अब मैं आगे वाला क्वेश्चन लेके आ जाता हूँ। 82 का क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई? क्या कह रहे हैं? निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई? तो 82 में दोस्तों आंसर है इसका भारत शासन अधिनियम 1919 में जो मार्क चेम्सफोर्ड सुधार है, तो उसमें ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई है। तो ये आप लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा। अब आपके सामने 83 वाला क्वेश्चन आ चुका है। प्रधानमंत्री निम्न में से किन का अध्यक्ष होता है? तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, प्रधानमंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष नहीं होता है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए अपने लेवल पर। तो अगर मैं 5 को एलिमिनेट कर देता हूं, जैसे ये 5 गया, ये भी 5 गया, तो अब पीछे बचे 1 2 3 4 या 1 2 3 4। राष्ट्रीय एकता परिषद, जल संसाधन परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, या इसका आंसर क्या है फटाफट बता दीजिए। इसका आंसर है दोस्तों बाकी सब में क्षेत्रीय परिषद को छोड़कर बाकी चारों में इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होता है, ठीक है ना। हो सकता है इसका अध्यक्ष कौन है? गृह मंत्री, और इसके सदस्य है जो CM है क्षेत्रीय परिषद के। हो सकता नहीं है, क्षेत्रीय परिषद के बारे में अभी हम लोगों ने पहले भी बात की है, तो आप लोगों को आइडिया लग गया होगा। अब मैं आगे क्वेश्चन बढ़ा रहा हूँ। 84वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है दोस्तों। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? आप जोड़ों की बात आगे दोस्तों फिर से नहीं है वो बताना है। तो क्या कह रहे हैं? भाषा 8 अनुसूची में शामिल है, शपथ प्रतिज्ञान की बात की गई है तो वो दूसरी अनुसूची में शामिल है, या राज्यसभा में सीटों का आवंटन 4वीं अनुसूची में, दल बदल के आधार पर 10वीं अनुसूची में। फटाफट इसको आंसर बता दीजिए। तो इसका आंसर है दोस्तों B, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित बात की गई है, जहां तक मुझे पता है 3rd अनुसूची में बात की गई है, ठीक है ना। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्तों की बात की गई। किसके? वेतन और भत्तों की बात की गई। क्लियर हो गया? तो शपथ प्रतिज्ञान के प्रारूप के रूप में दूसरी अनुसूची जो कि गलत है। बाकी 8वीं अनुसूची में भाषाओं का प्रावधान बिल्कुल सही है। राज्यसभा के सीटों का आवंटन है जो 4वीं अनुसूची के तहत है, बिल्कुल सही है। दल बदल के आधार पर जो दल बदल कानून प्रक्रिया नियतताएं हैं वो किसकी है? 10वीं अनुसूची में, तो ये बिल्कुल सही है। तो आप लोगों के A C D सही है, तो पीछे क्या बचा? B है, जो कि अनुसूची 3 से संबंधित है, लेकिन यहाँ किसका? अनुसूची 2 का प्रावधान किया गया है। तो क्लियर हो गया दोस्तों, ये भी आप लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये रहा 85वां क्वेश्चन। 85वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? संसद द्वारा पारित कानून की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। 85वां क्या कह रहे हैं? संसद द्वारा पारित कानून की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। संविधान का, भारत का संविधान मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है। जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताएं दोस्तों। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है दोनों, तो इसका आंसर मतलब क्या है? C इसका आंसर है। संसद द्वारा कानून की न्यायिक समीक्षा बिल्कुल की जा सकती है, और भारत का संविधान मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए क्या प्रक्रिया निर्धारित करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट क्या है आप लोगों के लिए? बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या होगा? C। अब आपके सामने 86 की बात आ गई। मूल अधिकारों से संबंधित निम्न में से किसका संविधान के भाग 3 में अलग से उल्लेख किया गया है? मूल अधिकारों से संबंधित निम्न में से किसका संविधान के भाग 3 में अलग से उल्लेख किया गया है? भाग 3 में ध्यान रखना, अलग से उल्लेख किया गया है। अभी मैं मूल अधिकारों की बात आ रही है, तो अभी मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। निम्न कथनों में से सत्य को, ऊपर 4 कथन है। अस्पष्टता का उन्मूलन आर्टिकल 17, उपाधियों का अनुमूलन आर्टिकल 18, किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहन करो के भुगतान की संबंधित आर्टिकल 27 में, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात आ रही है तो आर्टिकल 29 है 30 के, इसमें संस्कृति से संबंधित बात की गई है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो 86 में है दोस्तों, सारे के सारे सही है, क्योंकि ये सारे मौलिक अधिकार से संबंधित है ना। क्योंकि देखो 17 है वो भी मौलिक अधिकार, 18 भी है, 27 भी है, और 29 30 ये भी क्या है? मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो ये सारे भाग 3 से संबंधित पूछ रहे हैं, तो बिल्कुल ये सारे मौलिक अधिकार से संबंधित है। इसके लिए इसका आंसर क्या है? 1 2 3 4 इसका आंसर है।
क्लियर हो गया दोस्तों? ये बड़े सवाल है दोस्तों, लेकिन आप सोचेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे कवर होंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित? बिल्कुल 191 क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी बताइए। इसका जो आंसर है दोस्तों आर्टिकल 312, मतलब 312 में अखिल भारतीय से संबंधित अखिल भारतीय सेवाएं, जिसमें हम लोग आईएएस, आईपीएस, आईएफएस की बातें करते हैं ना, ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? इसमें बहुत सारी सेवाएं हैं, लेकिन मुख्यतः आप लोगों को बता दी गई, आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया। अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान कहाँ किया गया? आर्टिकल 312 में किया गया। क्लियर हो गया दोस्तों? ये आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आपके सामने ये रहा 88वां क्वेश्चन। संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे? बिल्कुल सिंपल सा सवाल है इसका दोस्तों, मैं ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा टाइम, आप जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो इसका ये संबंध है दोस्तों संविधान संशोधन। तो इसका आंसर क्या हो गया? संसद की संविधान संशोधन है उसकी प्रक्रिया को बदलने की शक्ति। ये क्या है? किसी प्रकार के कानून में संशोधन करना है तो किसके संविधान संशोधन किसके तहत होगा? आर्टिकल 368 के तहत आप संविधान संशोधन कर सकते हैं, लेकिन हर मामलों के लिए नहीं, ये ध्यान रखना। साधारण मामलों के लिए तो जनरल प्रक्रिया होती है कानूनी, लेकिन कुछ विशेष मामलों में उसमें हम लोग 368 संविधान संशोधन का यूज करते हैं। क्लियर हो गया? तो ये आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये आपके सामने आ गया 89 में भाग 4 को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया? बताइए बताइए, मैंने ऑलरेडी इसको बता दिया आप लोगों को, इसका आंसर आप लोगों को जरूर बताना है, फटाफट बताइए। तो इसका आंसर है 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ये फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की बात की गई है ना, तो ये 42वें संविधान संशोधन के तहत भाग 4 क में इसको शामिल किया गया है नीति निर्देशक तत्वों के बाद। समझ रहे हैं ना? 51 का अपन जिसे बोलते हैं ना भाग 4 का, वही है 51A। क्लियर हो गया? अब आपके सामने 90वां क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। निम्न में से किस प्रधानमंत्री का सबसे लंबा कार्यकाल था? बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, जल्दी जल्दी बताइए इसका। तो मोरारजी देसाई का कार्यकाल था, सबसे ज्यादा था। क्लियर हो गया? तो ये आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आपके सामने 91वां क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। किसी जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने की शक्ति किसमें निहित है? किसी जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने की शक्ति किसमें निहित है? आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताइए। ये जो शक्ति दी गई है ये राष्ट्रपति को दी गई है। क्लियर हो गया? किसी जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने की शक्ति किसको दी गई है? राष्ट्रपति को दी गई। क्लियर हो गया दोस्तों? मैं फटाफट बता रहा हूं, वन लाइनर है इसलिए। अब आगे 92 पर बात। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार पद से, अब भारत के राष्ट्रपति को हटाना है तो आप कौन सा पद का यूज करेंगे? बताइए जल्दी। तो इस राज्यसभा में लाए गए लोकसभा में पारित प्रस्ताव द्वारा, या लोकसभा में पारित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के अनुमोदन द्वारा, या संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन से पारित प्रस्ताव द्वारा, या महाभियोग की औपचारिक प्रक्रिया द्वारा। महाभियोग की औपचारिक प्रक्रिया द्वारा। ये दोनों लाइनें सेम हो गई, यहां से अलग हो गए। ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या है? राज्यसभा में लाए गए और लोकसभा में पारित प्रस्ताव, मतलब दोनों सदनों का योगदान होता है, ना कि केवल लोकसभा का। तो राष्ट्रपति को किस प्रकार हटाया जा सकता है? आप राज्यसभा में प्रस्ताव लाकर लोकसभा में इसे पारित कर राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। क्लियर हो गया? ये रहा आपके सामने 93वां क्वेश्चन। 93वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1975 में आपातकाल की घोषणा के साथ भारत का राष्ट्रपति कौन था? जब 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई तो भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं पूछ रहा हूं, ऐसे आपका दिमाग चला जाए बहुत होशियार लोग हो, इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं राष्ट्रपति की बात कर रहा हूं। सवाल यहां से बनते हैं। इंदिरा गांधी तो सबको पता है, बच्चे बच्चे को। तो 93वां आंसर है दोस्तों, आंसर है ज्ञानी जैल सिंह, सॉरी फकरुद्दीन अली अहमद। ये मिस्टेक हुआ है दोस्तों थोड़ा। जो आंसर सी है इसका आंसर से 75 में जब इंदिरा गांधी का टाइम पीरियड, इमरजेंसी की स्थिति थी देश में, तो उस समय प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी थी, लेकिन फखरुद्दीन अली अहमद थे, भारत के राष्ट्रपति थे। क्लियर हो गया? ये रहा आपके सामने 94वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कौन निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है? अब निर्वाचन आयोग का कौन सा कार्य नहीं है वो बताइए आप। राष्ट्रपति पद के चुनाव का अधीक्षण निर्देशन, बिल्कुल सही बात है। चुनाव के लिए प्रत्याशियों का चुनाव, बिल्कुल सही बात है। राजनीतिक दलों को मान्यता देना, वापस लेना, बिल्कुल सही बात है। मतदान सूची तैयार करना। अब आप गलत ढूंढिए, सारे सही है। तो 94 का आंसर है दोस्तों, चुनाव के लिए प्रत्याशियों का चुनाव।
समझ रहे हैं ना, चुनाव के लिए प्रत्याशियों का चुनाव, ये काम निर्वाचन आयोग का नहीं है। क्लियर हो गया। तो अब बात आ जाती है 95 पर। 95 क्या कहता है, किसी जाति को, ये क्या है, किसी जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने की शक्ति किसमें निहित है। तो ये सवाल दोस्तों इसको हटा देना है। इसमें यहाँ पर आपका लोगा कि ये बिल्कुल गलत सवाल है। इसका यहाँ पर सवाल होना चाहिए आर्टिकल 20 क्या है, मैं यहाँ लिख लेता हूं, अनुच्छेद 20 से संबंधित नहीं है। ये आपके सामने सवाल है, ये सवाल है आपका, उसको ध्यान नहीं देना है। ये पहले हम लोगों ने सवाल डबल हो गया था इसलिए। 95 में क्या, अनुच्छेद 20 से संबंधित नहीं है। अनुच्छेद 20 से संबंधित नहीं है क्या है, तो इसमें ये ढूंढना है आप लोगों को अनुच्छेद 20 में किसका बात की गई है, पहले वो ढूंढ लो। और वो अगर आप लोगों को याद है तो बाकी वाली चीज है जो, तो आप लोगों को बता देता हूँ। पूर्व व्यापी कानून की बात की गई है, एक्सपोर्ट फैक्टो लॉ की बात की गई है, इसके अलावा दोहरे संकट की भी बात की गई है, ठीक है ना, और आत्म अभिसंबंध की भी बात की गई है। तो इसका मतलब क्या हो गया, निवारक निरोध, ये आर्टिकल 22 की बात है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये अनुच्छेद 20 से संबंधित नहीं है, ये आर्टिकल 22 से है। तो आप लोगों का सवाल क्लियर हो गया, अनुच्छेद 20 से संबंधित नहीं है, आप लोगों को मिल गया है निवारक निरोध है जो अनुच्छेद 20 से संबंधित ना होकर अनुच्छेद 22 से संबंधित है। क्लियर हो गया दोस्तों। ये रहा आपके सामने 96वां सवाल, निम्नलिखित घटनाओं का सही कानून, इसका कालक्रम बताइए। तो मैं आप लोगों को क्रम बता देता हूं, फिर आप मैनेज कर लेना। मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार, ये हुआ था 1919 में, समझ आए ना, ये सुधार आया था। अब आगे बताइए आप, एक एक आप बताइए। ये है 1909 में। प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत कब हो गई, बताइए बताइए। तो आपका आंसर क्या है, डी। तो सबसे पहले कौन आएगा, ये, फिर प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत हो गई, फिर आएगा ये, सॉरी ये आएगा, फिर लास्ट में ये प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत होगी, शायद ये 1935 में हुई थी। क्लियर हो गया। तो आंसर क्या होगा, सबसे पहले नंबर पर आएगा मॉन्टेग्यू 1919 में, फिर आएगा मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार 1919 में, 1909, 1919 और 1935। अब ये आपके सामने 97वां क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। निम्न में से कौन राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा है तो आप लोग आराम से, अभी पीछे स्टेटमेंट बेस्ड पर आया था, उसी में से ये सवाल अलग निकला है। तो 97 में है दोस्तों प्रधानमंत्री। ये इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि ये पहले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था, ठीक है ना। अब आपके सामने आ चुका है 98वां क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन के किसी प्रावधान में परिवर्तन और उसकी प्रक्रिया से संबंधित, मतलब संविधान संशोधन, अभी ये संविधान संशोधन का उल्टा सवाल आ गया, उसी सवाल को चेंज करके आपके सामने रखा है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए संविधान संशोधन का प्रावधान है जो आर्टिकल 368 के तहत होता है। ये सवाल घूमने का तरीका है दोस्तों, इसलिए आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी। क्लियर हो गया दोस्तों, इसका आंसर क्या है, डी है। अब आपके सामने आ चुका है 99वां क्वेश्चन आ चुका है, सेकंड लास्ट है टोटल का। 2003 के संविधान संशोधन का संबंध किससे संबंधित, 2003 में जो संविधान संशोधन हुआ है वो संबंध किससे रखता है, अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना, साइबर अपराध, बोडो डोंगरी मैथिली संताली भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करना, या निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। जल्दी से बताइए इसको। तो ये इसका जो प्रावधान है, इसका आंसर क्या है, सी है दोस्तों। बोडो डोगरी और मैथिली संताली 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में 2003 में शामिल किया गया। क्लियर हो गया। तो ये आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा, अधिक लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन है। सबसे छोटा क्वेश्चन मैंने सबसे पीछे पूछा है, जीवी मावलंकर थे जो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो दोस्तों आप लोगों ने 100 क्वेश्चन देख लिए, अभी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। वैसे तो सारे क्वेश्चन ने बताए हैं आप लोगों ने, लेकिन 100 में से आप लोगों को कितने राइट हुए वो आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है। अच्छे क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और वहां पर आप लोगों को चैनल पर वीडियोज भी मिलेंगे क्लासेज के, और एमसीक्यूज की सीरीज भी रेगुलर मिलती रहेगी। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और किसी प्रकार की कोई कमी हो तो उसके लिए माफी चाहता हूं, और जरूर बताएं ताकि आने वाले वीडियो में सुधार करें। थैंक यू दोस्तों।